हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रसार शिक्षा का क्लास नंबर 2। मैराथन क्लास है ये। इससे पहले मैंने आपको मैराथन क्लास 1 दिया था एक्सटेंशन एजुकेशन का, जहां पर हमने एक्सटेंशन एजुकेशन की बात की थी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आप देख सकते हैं। वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आपकी स्टडी के, एटलीस्ट आपको एक ओवरव्यू समझने में हेल्प करेगा कि आपको एक्सटेंशन में कहाँ से क्या क्या पढ़ना है और किस किस चीज़ पे फोकस करना है। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे और आज ये लास्ट पार्ट होगा एक्सटेंशन की मैराथन का। दो पार्ट्स में मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके जो ब्रांचेस हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं होम साइंस में, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उनको मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो आज क्लास नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, लाइव चैट में अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए मेरे साथ, और आपके जो भी डाउट्स हो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले मैराथन को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट क्लास जो हमने ली थी उसका थोड़ा सा ओवरव्यू, थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेंगे बहुत जल्दी से, बहुत तेजी के साथ। आप सब बताइए हमने क्या क्या पढ़ा उसमें। हमने प्रसार शिक्षा में बात करी थी। प्रसार शिक्षा की सबसे पहले तो प्रसार शिक्षा के अर्थ को समझा था, प्रसार शिक्षा के मीनिंग को समझा, फिर हमने प्रसार शिक्षा की प्रोसेस को समझा, प्रसार शिक्षा क्या है ये चीज़ समझी, कहाँ से लिया गया है, इसका इतिहास क्या था, गृह विज्ञान के साथ प्रसार शिक्षा का क्या संबंध है, हमने उसको समझा। फिर गृह विज्ञान के इतिहास की बात भी हमने की थी। इसके बाद हमने प्रसार शिक्षा की उद्देश्य, प्रसार शिक्षा का दर्शन, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया, जो कि शॉर्टर से मैंने आपको याद कराई। इसके अलावा प्रसार शिक्षा के जो स्टेप्स हैं, जिसको आप 8 कास्ट से याद करते हैं, हमने उसको सबको पढ़ा। फिर हमने प्रसार कार्यकर्ता को पढ़ा, क्योंकि प्रसार शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का काम तो प्रसार कार्यकर्ता ही करते हैं। तो प्रसार कार्यकर्ता के आपने क्या पढ़े, एक्सटेंशन वर्कर के आपने जो है रोल्स को पढ़ा कि उसका क्या क्या रोल हो सकता है। इसके अलावा उसके अंदर क्या क्या गुण हो सकते हैं जहां से आपसे प्रश्न बनते हैं। हमेशा आप पॉजिटिविटी को ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव गुणों को ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव चीजों पर ही ध्यान रखेंगे। ये एक तरीके से आप अपना कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं कि भाई कोई भी गलत चीज जो है वो प्रसार कार्यकर्ता के नहीं होगी, अर्थात वो चिड़चिड़ा, जबरदस्ती बात को थोपने वाला, इस तरीके के गुण उसके अंदर नहीं होते हैं। तो अगर आपसे गुणों से पूछा जाता है क्वेश्चन तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है। फिर हमने प्रसार कार्यकर्ता को पढ़ा। प्रसार कार्यकर्ता अब क्या करेगा, प्रसार करता शिक्षा कैसे देगा, तो बहुत सारे शिक्षण विधियों का वो यूज करेगा। उन शिक्षण विधियों को हमने कई प्रकार से पढ़ा कि अगर व्यक्तियों की संख्या है या शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर, किस स्वरूप के आधार पर, नवाचार के आधार पर पढ़ा हमने। इसके अलावा हमने नवाचार की निर्णय प्रक्रिया के आधार पर पढ़ा, और हमने किस आधार पर पढ़ा, एक्सटेंशन की जो प्रोसेस है, 8 कास्ट जो स्टेप्स हैं, उसके आधार पर भी हमने मेथड्स को पढ़ा कि किसके लिए किस प्रकार के मेथड्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी से व्यक्तिगत वार्ता करनी है तो हम उसकी फार्म पर, उसके होम पर विजिट कर सकते हैं, उसे फोन कर सकते हैं, उसे टेलीफोन कॉल्स पर लेटर्स दे करके उससे बात कर सकते हैं। इस तरीके से हमने बात की। फिर हमने ऑडियो विजुअल एड्स को पढ़ा कि ये सब विधियां हैं क्या, तो ये सब विधियां क्या मालूम पड़ती हैं। ये सब विधियां आपके दृश्य श्रव्य साधन है। इनमें सब कुछ केवल श्रव्य है, कुछ केवल दृश्य है, और कुछ जो है वो दृश्य श्रव्य दोनों है। तो हम इसकी बात कर रहे थे, और इसको बताते हुए मैंने आपको चार्ट्स के बारे में बताया। डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स आपने पढ़े, ऑर्गेनाइजेशनल पढ़ा, ट्री पढ़ा, बार चार्ट पढ़ा, पाई चार्ट पढ़ा, काफी सारे हमने बात कर चुके थे हम। तो ये हमारा हो गया रिवीजन। ठीक है, अब हम आगे ही इसको कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। तो हमें ऑडियो विजुअल एड्स पर थी। ऑडियो विजुअल एड्स आपको बता रही थी, तो आपने श्रव्य पढ़ लिए, दृश्य पढ़ लिए। अच्छा हाँ, अब मैं आपको चार्ट्स के बारे में बता रही थी, मैं आपको पोस्टर्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। पोस्टर जो है स्टूडेंट, ये भी आपके दृश्य साधन है। क्या है, एक दृश्य साधन है। इस पे जो है आप चित्र का निर्माण करते हैं, और ये सबके लिए होता है पोस्टर। ऐसा नहीं है कि केवल ये पढ़े लिखों के लिए या केवल अनपढ़ के लिए, ये तो सभी के लिए, और सब में जागरूकता, रुचि उत्पन्न करने के लिए जो है हम पोस्टर का यूज करते हैं। पोस्टर में एक ही विचार को प्रदर्शित करना चाहिए, मतलब मैक्सिमम से ज्यादा 5 शब्द या एक ही विचार आप प्रस्तुत करें, इसी तरीके से आप समझते हैं। और ब्राइट कलर्स या प्राइमरी कलर्स का आपको यूज करना चाहिए पोस्टर में। बात आती है पोस्टर के साइज की, जो कि काफी बच्चों ने मुझसे पूछा। तो देखिए, पोस्टर का साइज जो है वो हर जगह पे अलग अलग दिया हुआ है, हर बुक में अलग अलग है, और पोस्टर्स भी आपके डिफरेंट साइजेस के होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही साइज का पोस्टर होता है। जैसे अकॉर्डिंग है एक्सटेंशन वर्कर की, वो उस अकॉर्डिंग के अनुसार जो है अपनी अकॉर्डिंग, मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है पोस्टर का निर्माण करवा सकता है। तो पोस्टर के जो साइजेस हैं वो वेरीज करते हैं, हर बुक में अलग इसीलिए दिए हुए हैं क्योंकि
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोस्टर आप यूज़ करते हैं। मेरे हिसाब से जो स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए पोस्टर का वो 40x30 इंचेस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 40x30 इंचेस। ठीक है, जो मेरे पास बुक है, जिस बुक से मैंने पढ़ाई की है, तो मेरे हिसाब से पोस्टर का साइज 40x30 इंचेस होना चाहिए। ये पोस्टर का साइज हो सकता है। बाकी हर बुक में आपको अलग मिलेगा क्योंकि पोस्टर्स अलग अलग होते हैं स्टूडेंट्स। एक जो है पर्टिकुलर साइज नहीं है पोस्टर का कि इसी साइज का पोस्टर आप यूज करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बस इसमें दो चीज प्रश्न आपसे पूछी गई है कि भाई पोस्टर क्या है। तो पोस्टर एक दृश्य साधन है। एक नया क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पोस्टर का ABC क्या है। ये नेट में भी पूछा गया है, ये TGT में भी पूछा गया है। तो अट्रैक्टिव, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। ABC ये प्रिंसिपल है पोस्टर को बनाने का, ऑडियो विजुअल एड्स के ये प्रिंसिपल है। तो फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ ABC, अर्थात पोस्टर आपका आकर्षक होना चाहिए, ब्रेविटी होनी चाहिए उसमें, क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ABC से क्वेश्चन बनता है। और साइज की बात करें तो ऑब्वियसली हर साइज डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं हर बुक में। बिल्कुल, मैंने भी जो बुक आपकी मैं जो यूज करती हूँ उसमें 40x30 इंचेस जो है आपके पोस्टर का साइज दिया हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ही विचार आपका प्रस्तुत करे पोस्टर जो है लोगों में जागरूकता, लोगों में रुचि उत्पन्न करता है। लोगों के लिए जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ही, हम लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए ही हम पोस्टर्स का प्रयोग प्रसार कार्यकर्ता करता है। और कोई इशू है? नहीं। चार्ट्स की बात कर चुके थे हम, बाकी सब जो है आपके हम बात कर चुके थे। अच्छा, कठपुतली से आपको मैं बता दूं, जो पपेट्स होते हैं आपके, ये क्या है? ये आपके ऑडियो विजुअल एड्स हैं। हम बात कर चुके थे इसकी। ये केवल विजुअल नहीं है, ये ऑडियो विजुअल एड्स हैं। जैसे आपने राजस्थान में कठपुतली शो के बारे में सुना होगा, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। तो वो जो कठपुतली वो लोग यूज करते हैं वो आपके धागे वाली कठपुतली यूज करते हैं। कठपुतली आपके 4 प्रकार की हो सकती हैं, कहीं पर 5 प्रकार भी दिए हैं। उसमें 5 में मैं आपको बताती हूँ। छड़ और दस्ताना दोनों को एक में मिलाकर भी जो है आपके कठपुतली बना दिया है। हालांकि 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है? तो धागे वाली होती है, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। मैं आपको पपेट्स पे अलग से वीडियो दूंगी विद पिक्चर्स, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि धागे वाली कठपुतली कौन सी है, दस्ताने वाली कौन सी है जो हाथ में पहन लेते हैं, है ना। इसके अलावा आपके छड़ मतलब स्टिक लगा देते हैं, और स्टिक लगा करके आप जो है उस पर कोई भी जो है ऐसे करके बना सकते हो, स्टिक के ऊपर कुछ भी पेस्ट कर सकते हो, तो उसे छड़ वाली कठपुतली बोलते हैं। स्टिक मेनली बोला जाएगा स्टिक पपेट। और एक आपकी होती है छाया वाली कठपुतली। छाया वाली कठपुतली आप लोग ध्यान करो कि आप खुद भी करते हो इस चीज को घर में। लाइट चली जाए और एक आपने कैंडल जला ली, आप कैंडल के सामने अपने हाथों को चलाते हैं और पीछे वो जो पिक्चर है वो आपकी दीवार पे बनता होगा, तो जो शेडो बनता है उसको ही छाया वाली कठपुतली बोलते हैं, है ना। हाथ से कोई आकृति बना रहे हैं और हाथ पे लाइट पड़ रही है, और वो जो लाइट उसकी जो बैक में क्या दिखाई दे रहा है, वॉल पे या किसी भी कपड़े पे उसकी शेडो दिखाई दे रही है, उसको हम छाया वाली कठपुतली बोलते हैं। इसकी बात मैं अलग से कर लूंगी एक वीडियो में विद पिक्चर्स, तो आपको बहुत अच्छे से रिटेन हो जाएगी। क्लियर है? ऑडियो विजुअल एड्स में कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से, उसमें आप कर देना मेरे को कमेंट। फ्लैश कार्ड्स की बात हम कर चुके हैं। 10 से 12 फ्लैश कार्ड्स का यूज किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से पिक्चरें सामने दिखाई जाती हैं, ये भी एक दृश्य साधन है। इसके अलावा आपके फ्लैनल बोर्ड की बात करते हैं, तो जब आप फ्लैनल कपड़ा, जो फ्लानेल का आप कपड़ा बोलते हो, उसका यूज आप कर रहे हो, दफ्ती पे लगा रहे हो, बोर्ड पे लगा रहे हो, फिर उसको डिस्प्ले कर रहे हो, उसको दिखा रहे हो, तो वो फ्लैनल बोर्ड हो गया या फ्लैनल ग्राफ हो गया। अगर आप फेल्ट का कपड़ा यूज कर रहे हो तो वो फेल्ट बोर्ड हो गया। अगर आप खद्दर खादी का कपड़ा यूज कर रहे हो तो वो खद्दर बोर्ड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? किसी भी लकड़ी या गत्ते के बोर्ड पर आप फ्लैनल का कपड़ा लगा रहे हो और फिर तस्वीरें जो है उस पे लगा रहे हो, तो उसको हम फ्लैनल बोर्ड बोलते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। क्लियर है? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। हम ऑडियो विजुअल एड्स से आगे बढ़ेंगे। अब हम थोड़ी सी नवाचार की बात करेंगे, इनोवेशन की बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि हमने इससे संबंधित पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? कि प्रसार कार्यकर्ता इनोवेशन के मतलब टाइप्स ऑफ जो अडॉप्टर्स हैं, अभिग्रहण करता हैं, किस तरह से लोग चीज को ग्रहण करते हैं। जो आपके एडवर्ड रॉजर्स ने, जो हमने पढ़ा था, डिफ्यूजन दिया था उन्होंने ऑफ इनोवेशन, तो उसके आधार पर आज मैं आपको बताऊंगी कि कितने प्रकार के अभिग्रहणकर्ताओं की श्रेणी होती है, मतलब कैसे कैसे लोग चीज को ग्रहण करते हैं, अपनाते हैं। तो उसको समझने से पहले हमें इनोवेशन समझना होगा स्टूडेंट। इनोवेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, नवाचार यह एक विचार हो सकता है, यह एक अभ्यास हो सकता है, यह एक वस्तु हो सकता है। ठीक है, जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा एक नए विचार के रूप में अपनाया जाता है। वार्नेट जो है, एक वार्नेट है आपके विद्वान, वार्नेट
ठीक है। वार्नेट ने जो है आपके नवाचार को सामाजिक परिवर्तन का आधार माना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले क्या था, पहले आपके व्हाट्सएप था, पहले आपके फेसबुक था, पहले आपके इंस्टाग्राम था, टेलीग्राम था, ये सब नहीं था। लेकिन आज देखिए, आज ये सब क्या है, आज ये सब सामाजिक परिवर्तन का आधार ही तो है। आज हम व्हाट्सएप के थ्रू कहीं भी कोई भी बैठा हो उससे हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे वीडियो कॉल कर सकते हैं, है ना, बात कर सकते हैं, देख सकते हैं एक दूसरे को, चाहे वो कितनी भी दूर हो। फेसबुक पे क्या, हर जगह पे आज हम किसी का भी यूज करते हुए कहीं भी लोगों से संचार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये सारे आइडियाज क्या हैं, ये सारे आइडियाज इनोवेशन तो है, नवाचार तो है, और ये क्या कर रहे हैं, ये सामाजिक परिवर्तन कर रहे हैं लोगों में। आज जो है बहुत ज़्यादा ये जो व्हाट्सएप है, मीडिया है, ये सब क्या हो चुका है, आपके एक बहुत बड़ा साधन हो चुकी हैं, जिससे जरा सी भी बात अगर कोई होती है तो वो एकदम से लोगों के सामने आ जाती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत बड़े कोई कांड होते थे, उसको मीडिया कवर करती थी, तब वो आपके सामने आता था। आज तो छोटी छोटी सी घटनाएं भी अगर जगह जगह पर होती हैं तो वो सबके सामने फैल जाती हैं। क्यों? क्योंकि इतना तेज हो चुके हैं माध्यम हमारे, है ना। ये सब क्या, ये इनोवेशन तो है। क्लियर है? आपको समझ में आया? तो इनोवेशन क्या होता है, समझ में आ गया। अब इनोवेशन की है आपकी प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है इनोवेशन के। आपके प्रोसेस में 5 स्टेप्स आते हैं स्टूडेंट, हमेशा आप याद रखेंगे। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल एंड एडॉप्शन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे आप? जानकारी, रुचि, मूल्यांकन, परीक्षण और अभिग्रहण। यही आपके जो है इनोवेशन की प्रोसेस है, इनोवेशन की प्रक्रिया। अर्थात सबसे पहले जो आपके इनोवेटर है, एक तो आपको मैंने बताया था इनोवेटर क्या होते हैं, जो न्यू आइडियाज को जनरेट करते हैं, रिस्क को बियर करते हैं, मतलब वो जोखिम उठाते हैं। तो ऑब्वियसली कोई जोखिम उठा रहा है और नया आइडिया हमारे सामने ला रहा है तो उसका बैंक बैलेंस भी स्ट्रांग होगा, मतलब वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग व्यक्ति होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं रतन टाटा जी का, तो रतन टाटा जी ने टाटा नैनो कार निकाली थी, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। तो उन्होंने उसका जोखिम उठाया था, उनको पता था कि मेरा ये आइडिया फेल भी हो सकता है, मेरा ये आइडिया लोगों को पसंद भी आ सकता है। अगर उन्हें लॉस होगा तो उनके पास इतना बैंक बैलेंस है कि वो उस लॉस को झेल सकते हैं। समझ में आया आपको? तो ऑब्वियसली जो इनोवेटर होते हैं या जो नवाचार व्यक्ति है, जो आपके अग्रगाही है, इसको आप बोल सकते हैं अग्रगाही, प्रवर्तक जो भी है, ये हमेशा उच्च तबके के हो सकते हैं, मतलब इनकी जो श्रेणी है वो हायर हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक आइडिया लाए हैं। तो ये आइडिया लाए हैं तो अब ये जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था टाटा नैनो कार की ही हम एग्जांपल लेंगे, वो सबसे बढ़िया है। कार आएगी सबके सामने, तो कार क्या ऐसे ही आ जाएगी? कार को बनाना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उस सब में पैसा भी तो लगता है। आइडिया तो उन्होंने दिया, लेकिन आइडिया वो सबके सामने लाएंगे तो पैसा भी तो उनका खर्च होगा। तो वो कौन कर सकता है? वो एक हायर सोसाइटी का बंदा ही तो कर सकता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इनोवेटर जो है आपके मोस्टली ज्यादातर जो है वो ऊंचे तबके के होते हैं, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, ऊंचे तबके से मतलब उनका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता है, उनके पास पैसा है, अगर उनको कोई जोखिम भी हुआ तो वो नुकसान से उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अधिकतर की बात करिए, मैं केवल की बात नहीं कर रही हूँ। समझ में आया? तो अब प्रक्रिया क्या है भाई? सबसे पहले इनोवेटर क्या करता है? जानकारी इकट्ठी करता है, नॉलेज, जानकारी लेता है, जानकारी इकट्ठी करता है कि भाई मैं ये आइडिया लाने वाला हूँ, तो कैसे आइडिया लाऊंगा, किसके लिए लाऊंगा, क्यों लाऊंगा, कब लाऊंगा, ये सब जानकारी इकट्ठी करता है। फिर उसका इंटरेस्ट है, रुचि उत्पन्न करता है, खुद भी रुचि उत्पन्न करता है, अपने साथ के लोगों में भी रुचि उत्पन्न करने की कोशिश करता है। मूल्यांकन करता है, स्वयं का मूल्यांकन करता है कि भाई मैं जो भी कुछ करने वाला हूँ वो सही रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे इसमें जो है रिस्क भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, मूल्यांकन करता है। इसके बाद वो परीक्षण मतलब ट्रायल कर लेता है, ट्रायल करके देखता है, और फिर वो क्या करता है? अभिग्रहण करता है, मतलब अडॉप्टर्स आते हैं जो क्या करते हैं, उसको अपनाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि नवाचार की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसे आप आइटा से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? आइटा, AIE, आइफा अवार्ड्स होते हैं, तो उससे आप आइटा याद रखना। आइटा क्या है? आपके नवाचार की प्रक्रिया है। सबसे पहले क्या होगा? जानकारी को एकत्रित करना, फिर क्या होता है? इंटरेस्ट, रुचि उत्पन्न करना, फिर आपके होगा मूल्यांकन, देन फिर होगा ट्रायल मतलब होता है कि आपने उस चीज का क्या करा? परीक्षण किया, टेस्ट करके देखा, एंड लास्ट में होता है आपके अडॉप्शन। अब जब ट्रायल हो गया, सबके सामने चीज आ गई, तो फिर लोग उसको अपनाते भी तो हैं, हाँ, तो उसको हम बोलते हैं अडॉप्शन। ये हो गई नवाचार की प्रक्रिया।
अब आप बात करेंगे अभिग्रहणकर्ता का वर्गीकरण। अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण मतलब अडॉप्टर्स। समाज का हर एक व्यक्ति सेम नहीं होता है, समाज का हर एक व्यक्ति एक जैसी सोच का नहीं है, हर व्यक्ति अलग अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है एडवर्ड रॉजर्स ने आपके एक डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन दिया कि किस तरीके से नवाचार का विसरण होता है, ठीक, जिसकी हम बात पहले भी कर चुके हैं, आज भी करेंगे। अभिग्रहणकर्ताओं की श्रेणी को पढ़ेंगे हम कि भाई कैसे कैसे लोग होते हैं, कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो कितनी जल्दी किसी बात को अपना लेती है, मतलब कितनी जल्दी किसी चीज को अभिग्रहण कर लेती है, और कौन लोग हैं जो बाद में उस चीज को अभिग्रहण करते हैं, और कौन ऐसे हैं जो करना ही नहीं चाहते हैं। तो उन सब की बात हम करेंगे, पहले भी कर चुके हैं। लाइए आज फिर से रिवीजन करा देती हूं मैं आपका। तो क्या बात कहते हैं कि 2.5% लोग कैसे हैं आपके, 2.5% लोग इनोवेटर हैं। इनोवेटर मतलब जो बहुत तेजी से, जिनके दिमाग में बहुत तेजी से नए नए विचार आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, कुछ नया करने का सोचते रहते हैं, वो उन्हें हम इनोवेटर्स कहते हैं। तो रॉजर्स कहते हैं कि ऐसे 2% लोग ही हैं आपके, 2.5% लोग ही हैं जो नव प्रवर्तक हैं या अग्रगाही हैं। समझ में आया। फिर अर्ली मेजॉरिटी होती है, सॉरी अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स मतलब आपके होते हैं प्रारंभिक अभिग्रहणकर्ता। ये 13.5% लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी नवाचार को, इनकी अपनाने की गति बहुत तेज होती है लेकिन इनोवेटर से कम होती है। इनोवेटर तो इनोवेट ही कर रहा है ना, आइडिया आपके सामने लेकर आ रहा है। फॉर एग्जांपल रतन टाटा जी ने कार इनोवेट करने का आइडिया लिया, अब उसमें कुछ ऐसे लोग हैं अर्ली अडॉप्टर्स जिन्होंने बहुत तेजी से कि हाँ नहीं ये आपका आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत कारगर है, सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, उसको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। तो वो 13.5% लोग ही होते हैं जो किसी आइडिया का अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पर हम कार का आइडिया ना लेके यहाँ पर हम बात करेंगे व्हाट्सएप की या फेसबुक की। भाई पहले फेसबुक आपके आया तो एकदम से बहुत जो एकदम अर्ली अडॉप्टर्स थे, जो बहुत ज़्यादा मतलब क्यूरोसिटी रहती है उनके अंदर, उन्होंने तुरंत उस आइडिया को अपना लिया। 34% अर्ली मेजॉरिटी होती है, मतलब ये वो मेजॉरिटी, उतने लोग होते हैं जो फिर अर्ली अडॉप्टर्स के बाद जो है इस आइडिया को तेजी से अपना लेते हैं। फिर उसी में 34% लोग जो है वो लेट मेजॉरिटी में आते हैं, मतलब उनके पास तक वो बात भी बाद तक आती है और वो अपनाते भी लेट में है। उसको आप बोल सकते हैं विलंबकारी अभिग्रहणकर्ता। और सबसे लास्ट में आपके आते हैं अतिकालिक अभिग्रहणकर्ता, या जिन्हें आप लैगार्ड्स बोलेंगे। ये सबसे अंतिम में किसी नवाचार को अपनाने वाले लास्ट व्यक्ति होते हैं। दूसरी चीज, इनमें नेतृत्व क्षमता भी कम होती है। ये अधिकतर परंपरावादी और रूढ़िवादी लोग हो सकते हैं, ये किसी भी नवाचार को इजीली नहीं अपनाते हैं। तो ये आपके हो गए 16%। कौन हो गए आपके, लैगार्ड्स। देखो इसमें लग रहा है आदि मानव जैसा बना दिया है कि मतलब ये लोग आदि मानव नहीं होते, जस्ट सिंपल आपको इतना समझना है कि ये अतिकालिक रहे, ये किसी भी चीज को बहुत देर से अपनाते हैं, ये अपनाना चाहते ही नहीं है, परंपराओं में रूढ़ितावादी में बंधे हुए होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। ये इनमें नेतृत्व क्षमता की भी नहीं होती है। अब जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं सबसे ज्यादा नेतृत्व क्षमता इनमें होती है, ये बहुत ज्यादा इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। लीडरशिप क्वालिटी होती है तभी तो ये अपने नीचे से लोगों को भी जो है उस चीज के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि भाई आप भी इस चीज को अपनाओ, है ना, ये चीज आपको हेल्प करेगी। तो ये अर्ली अडॉप्टर्स बहुत तेज जो है किसी चीज को सीखते हैं। इनोवेटर से कम इनकी गति होती है लेकिन ये सीखते किसी चीज को बहुत तेजी से हैं, और ये एक अच्छे जो आप बोल सकते हैं लीडर्स हो सकते हैं। तो यहां पर हमने बात कर ली अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण, ठीक है, यहां पर कर्ताओं लिख लेना, अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण, इसको लिख लेना पूरा, लिख के फिर ये आप ग्राफ बनाओगे अपने नोट्स में इस तरीके से। और ये आपके क्या है, ये किसने दिया था, तो ये रॉजर्स ने दिया था आपके, ये आप ध्यान रखोगे, ये मैंने पहले वीडियो में भी बात कर ली है। तो इनोवेशन की बात हो गई, इनोवेशन की प्रोसेस की बात हो गई, इनोवेशन है क्या, इनोवेशन की प्रोसेस क्या है, इसके अलावा कौन कौन से आपके जो हैं अडॉप्टर्स होते हैं, कितनी कैटेगरी इसके होते हैं। हर व्यक्ति तो इनोवेटर नहीं है और हर व्यक्ति लैगार्ड्स भी नहीं है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो इसकी भी बात हो गई। अब हम बात करेंगे संचार की, इसके बाद आता है आपके संचार। मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो जैसा ओवरव्यू बनाया है, तो पहले हमने प्रसार शिक्षा को समझा, उसके अर्थ, उसके महत्व, उसके दर्शन, उसकी प्रोसेस, उसके स्टेप्स को समझा,
उसका गृह विज्ञान के साथ संबंध समझा, क्योंकि हम गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा पढ़ रहे हैं। ठीक है, गृह विज्ञान को हमने समझा, उसके अर्थ, उसके महत्व, उसके इतिहास को हमने समझा, उसके क्षेत्रों को हमने समझा। उसका एक क्षेत्र है आपके संचार और प्रसार। तो अब हम बात करेंगे संचार की। प्रसार कार्यकर्ता हो गया, शिक्षण की विधियां हो गई, नवाचार हो गया, ऑडियो विजुअल एड्स हो गए। अब आता है संचार। संचार क्या है स्टूडेंट्स? कम्युनिकेशन क्या है? आप किसे बोलते हो कि ये कम्युनिकेशन है? कम्युनिकेशन आपके सूचनाओं को, विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने का तरीका है। हम अपनी बात कह पा रहे हैं, ये क्या है? संचार है। दूसरा मेरी बात समझ पा रहा है, ये क्या है? संचार है। हम इस समय क्या कर रहे हैं? हम कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको फैसिलिटेट कर रही हूँ, आपको संतुष्ट करने का प्रयास कर रही हूँ कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो शांत हो जाएं, आपको जो भी समझ में नहीं आए वो समझ में आ जाए। तो मैं क्या हूं? मैं सेंडर हूं। मैं आपको मैसेज दे रही हूं, आप रिसीव कर रहे हो और आप उसका फीडबैक मुझे देते हो कमेंट में कि हाँ मैम हमें बहुत अच्छे से समझ में आया। बस ये हो गया संचार। इसी को तो हम बोलते हैं संचार। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में संचार करते हैं, हम आपस में बात करते हैं, संचार करते हैं, हम समाज में बात करते हैं, हम संचार करते हैं। तो संचार क्या है? नॉर्मली अपने विचारों को रखना, अपनी बातों का आदान प्रदान करना, खुद भी बोलना, दूसरे की बात को भी सुनना, यही सब संचार है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। संचार का अब हम बुकिश लैंग्वेज में आ जाते हैं, बिल्कुल, जहां से प्रश्न बनता है कि भाई कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है आपके ये लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुई है। किससे हुई है? कम्युनिस से हुई है। लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुई है कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति। कहीं कहीं आपको कम्युनिकेयर भी मिलता है लिखा हुआ, मैं इसलिए दोनों बता देती हूँ। कम्युनिकेयर, ठीक है, कहीं कहीं कम्युनिकेयर भी मिलता है। हालांकि कम्युनिस्ट शब्द ही माना जाता है कि उत्पत्ति जो है आपकी कम्युनिकेशन शब्द की वो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है शेयर करना, टू शेयर, अपनी बातों को शेयर करना, अपने विचारों को शेयर करना, आदान प्रदान करना, उसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स कई प्रकार का होता है, कई प्रकार का होता है संचार। तो हम संचार के प्रकार पढ़ेंगे अब। तो प्रकार में देखिए, अच्छा नहीं, उससे पहले हम समझेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स तत्व। तत्व बोल सकते हैं या आप संचार की प्रक्रिया बोल सकते हैं। आप सबको इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूं। देखिए, अब मैं हूं क्या? सेंडर। मैंने आपको क्या दिया है? मैसेज, ठीक है। आप क्या है? रिसीवर। आपने उस मेरे मैसेज को क्या किया? डिकोड, और मैंने आपको मैसेज दिया एनकोड करके। अब बच्चे एनकोडिंग डिकोडिंग का मतलब समझते हैं कि मैंने कोड वर्ड में बोला। जी नहीं, कोड वर्ड में बोलना एनकोडिंग डिकोडिंग नहीं होता है। मैं आपको अपनी बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक आर्टिकल आया है पेपर में, ठीक है, एक आर्टिकल है पेपर में, कुछ व्यक्ति ने, किसी ने पढ़ा, उसे वो आर्टिकल एक बार में समझ में आ गया, उसने एक बार में उस आर्टिकल को डिकोड कर लिया और उसका मतलब समझ लिया। या आप समझो ऐसे, आप हिंदी की कविता ले लो। पहले हम गद्य पद्य पद्यांश पढ़ते थे ना हिंदी में, जब लिटरेचर में पद्यांश पढ़ते थे, तो भाई एक वो राइटर थे, वो अपनी बात को कह रहे हैं, कविता के माध्यम से कह रहे हैं, हम पद्यांश पढ़ते थे, पद्य। तो उसको पढ़ा, किसी को वो एक बार में समझ में आ गया, उसने डिकोड कर लिया कि हाँ भाई राइटर क्या कहना चाह रहा है। लेकिन कुछ बच्चों को वो समझ में नहीं आया, कुछ बच्चों को 2 बार में 3 बार में वो चीज समझ में आया। तो इसे बोलते हैं एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। नॉट जस्ट कि मैं कोड बोल दूं आपको कि CCC तो आपको समझ में आएगा कि CCC का मतलब मैम ने क्या बताया, इसको नहीं बोलते हैं एनकोडिंग डिकोडिंग। मैंने देखा है कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज रहती है कि केवल कोडिंग लैंग्वेज ही एनकोडिंग एंड डिकोडिंग है। जी नहीं, संचार में मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं आपको एनकोड करके दे रही हूँ मैसेज। अब कुछ बच्चे हैं जो मेरी बात को बहुत तेजी से डिकोड कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ मैम हमें क्या समझाना चाह रही हैं। और वहीं अभी मेरी क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरी बात को एकदम से नहीं समझ पाते हैं। उनको 2 बार में 3 बार में वीडियो देख के समझ में आता है, वो 3 बार में डिकोड कर पाते हैं मेरी बात को, जस्ट समझ में आया। इसी को हम बोलते हैं संचार की प्रक्रिया। क्लियर है? तो सबसे पहले कौन होता है? सेंडर होता है। सेंडर को आप क्या बोल सकते हैं? सेंडर को आप प्रेषक, सॉरी स्रोत बोल सकते हैं, स्रोत बोल सकते हैं, है ना सेंडर को। और प्रेषक भी बोल सकते हैं आई थिंक, है ना, प्रेषक या संप्रेषण कर्ता बोल सकते हैं हिंदी में। तो मैं क्या हूं इस समय? सेंडर हूं। मैं सेंडर हूं, मैंने आपको मैसेज दिया,
ठीक। मैसेज मैं किसी न किसी माध्यम से दूंगी आपको। यहाँ पे चैनल आ सकता है, चैनल कौन सा आ सकता है, अब हम यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ, आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये चैनल है, ये माध्यम है। और आप क्या है, रिसीवर हैं, आप मेरे श्रोतागण हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मेरे प्राप्तकर्ता हैं, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, डिकोड कर पा रहे हैं, और आप मुझे क्या दे रहे हैं, आप मुझे फीडबैक दे रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, अर्थात प्रतिपुष्टि कर रहे हैं मुझे कि हाँ मैडम मुझे समझ में आया, या हाँ मैडम मुझे समझ में नहीं आया। यही तो संचार है, बस इतने ही संचार के तत्व होते हैं, या आप बोलेंगे यही संचार की प्रक्रिया है। ठीक। अब ये नॉइज क्या है, यहाँ मैसेज में बीच में नॉइज आ सकता है। नॉइज मतलब शोर, बैरियर, रुकावट आ सकती है कोई भी। जैसे हमारे कल के वीडियो में जो लास्ट वीडियो था, पहला जो वीडियो था, मैंने एक्सटेंशन का 2 घंटे का क्लास बनाया और वो ब्लर हो रखा था जब उसका प्रीमियर चल रहा था। मतलब कितना बड़ा वो बैरियर बन गया था बच्चों के लिए, बच्चे उसमें पिक्चर्स को देख नहीं पा रहे थे। ठीक है। अब पता नहीं आज का भी प्रीमियर हो रहा है तो कैसा शो हो रहा है, वो तो मुझे लाइव चैट में पता चलेगा, लेकिन मैंने उसको प्रीमियर किया, वो बिल्कुल ब्लर दिख रहा था। और ये मेरे लिए बहुत मतलब हेडेक की बात हो गई थी कि इतनी मेहनत करी, एक तो 2 घंटे पूरा लेक्चर दिया है आपको, आप भी समझ रहे हो, टाइम अपना लगा रहे हो, और बच्चों को दिखाई नहीं देता। बट सो स्वीट ऑफ यू कि आप लोग बैठे थे, कुछ तो बराबर बैठे थे, उस ब्लर को भी पढ़ रहे थे, वो नॉइज भी वो झेल रहे थे, वो बैरियर भी वो झेल रहे थे, लेकिन पढ़ रहे थे। वो उनका डेडिकेशन था। ठीक है। तो ये क्या है आपके, यही संचार की प्रक्रिया है। एक सेंडर है, वो मैसेज देगा, माध्यम होगा कोई ना कोई, किसी भी तरह माध्यम दे सकता है, कोई आपको लिख के दे सकता है, कोई बोल के दे सकता है ना, कुछ भी माध्यम हो सकता है। वो कौन, जो भी श्रोतागण है, रिसीवर हैं, जो उसको रिसीव कर रहे हैं, और फिर वो क्या करते हैं, प्रतिपुष्टि करते हैं। अर्थात स्रोत होते हैं, संदेश होता है, संदेश माध्यम से दिया जाता है, माध्यम प्राप्तकर्ता के पास पहुंचता है, प्राप्तकर्ता क्या देता है, उसको संप्रेषण को प्रतिपुष्टि देता है, अर्थात फीडबैक देता है। समझ में आ गया। कुछ भी ऐसा नहीं है, आपने पढ़ा हुआ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, ये है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन या संचार की प्रक्रिया। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, संचार के प्रकार की। देखिए संचार के कई तरीके से प्रकार होते हैं, तो मैंने भी आपको 3 या 4 तरीके से मैं आपको बताऊंगी संचार के प्रकार को। सबसे पहला संचार का प्रकार है आपका व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स कैसे हैं। आप भी इसी को इसी तरीके से नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में, तब आप अच्छे से इसको धारण कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे, अडॉप्ट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे। सबसे पहले हम संचार का वर्गीकरण करते हैं व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल क्या है ही ये, नंबर फर्स्ट होता है आपके इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल मतलब समझ में आ रहा है, अर्थात इसे आप हिंदी में बोलते हैं अंतः व्यक्तित्व। ठीक है, अंतः व्यक्तित्व बोलते हैं ना हिंदी में से, हाँ, अंतः व्यक्तित्व संचार, अर्थात जब व्यक्ति स्वयं से बात करता है, स्वयं अपने आप से संचार कर रहा है, अपने आप को समझा रहा है, अपने आप को मोटिवेट कर रहा है, अपने आप अपना सेल्फ रिलायंस कर रहा है, स्वयं का मूल्यांकन कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। यहाँ से प्रश्न टीजीटी में तो जरूर पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी में। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, संचार के प्रकार की बात कर रहे हैं। सबसे पहला वर्गीकरण हमने किया है किसके आधार पर, व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। व्यक्तियों की संख्या के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहला आता है आपके इंट्रापर्सनल मतलब आप स्वयं से बात कर रहे हैं। ठीक है, और हर व्यक्ति अपने आप से बात करता है। क्यों बात करता है उसको देखिए क्या बोलते हैं, साइलेंट टॉक बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सजेस्ट कर सकता है, सेल्फ टेप है, सेल्फ कन्वर्सेशन है, और आपके वर्बलाइजेशन है, या आप बोल सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग के लिए, सेल्फ एस्टीम के लिए, है ना, आपकी एम्पैथी के लिए, कमिटमेंट। मैंने आज खुद से कमिटमेंट कर लिया है कि मैं टीजीटी पास करके रहूंगी, तो ये क्या है, आपका अपने आप से कमिटमेंट है। आपने डिसीजन लिया है कि आज मुझे इतना तो सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है, ये क्या है, ये आपने स्वयं से बात की है। आप स्वयं अपना क्या कर रहे हो, अपने आप को डिसीजन ले रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए। आप मोटिवेट हो पूरी तरीके से पढ़ने के लिए कि मुझे आज संचार खत्म ही करना है, आज मुझे प्रसार शिक्षा खत्म ही करनी है, उसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो इंट्रा और इंटर से ऐसे याद रखना, हिंदी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन हाँ ऐसे आप याद कर सकते हो हिंदी में। इंट्रा पर्सनल को हिंदी में अंतः व्यक्तित्व बोलते हैं, अंतः व्यक्तित्व।
टा के आगे 2 विसर्ग लगे होंगे, है ना, तो उससे आप ध्यान रखना स्टूडेंट्स। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी कि जैसे क्वेश्चन आता है कि जब व्यक्ति स्वयं से ही बातचीत कर रहा है, स्वयं के साथ संचार कर रहा है, तो वो कैसा माध्यम को यूज कर रहा है, वो इंट्रा है, टीआरए से याद रखना आप, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक, तो स्वयं से कैसे बात कर सकता है, वो स्वयं को मोटिवेट कर सकता है, मतलब प्रोत्साहित कर सकता है, निर्णय ले सकता है, स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है, सेल्फ एस्टीम की बात कर सकता है, कोई भी कमिटमेंट कर सकता है, खुद से कोई भी वादा कर सकता है, तो वो सब क्या है, स्वयं संचार है। नेक्स्ट है सेकंड आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, जब 2 व्यक्ति आपस में विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, जब 2 व्यक्ति आपस में संचार कर रहे हैं, तो वो किस तरीके का संचार हो गया, वो इंटरपर्सनल, अंत व्यक्तित्व संचार बोलते हैं ना शायद उसको, या पारस्परिक संचार बोलते हैं। इसका तो चलो दूसरा नाम है पारस्परिक संचार। ठीक है, पारस्परिक संचार, इससे आप अंतर व्यक्तित्व संचार या पारस्परिक संचार के नाम से जानते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में से क्या बोलेंगे, इंटरपर्सनल। जब 2 व्यक्ति आपस में क्या कर रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, पिक्चर आपको शो हो रहा है, साफ आपको दिख रहा है, ये 2 व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर है आपकी ग्रुप कम्युनिकेशन, अर्थात समूह संचार। पिक्चर से सब कुछ शो होता है, पिक्चर से सब कुछ क्लियर होता है। अब ये टेबल है और सब लोग क्या कर रहे हैं, ये आपके समूह में बात कर रहे हैं। किस में बात कर रहे हैं, समूह में। तो जब व्यक्ति समूह में आपस में बैठ के कोई भी डिस्कशन करते हैं, तो समूह संचार में आपके कॉन्फ्रेंस हो सकता है, मतलब गोष्ठी, संगोष्ठी, पैनल वार्ता, चर्चा, सिंपोजियम, ये सब क्या है आपके, ये सब समूह के ही तो एग्जाम्पल है, समूह वार्ता के ही तो एग्जाम्पल है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, व्यक्ति सब आपस में बैठ के चर्चा तो कर रहे हैं, कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे समूह संचार, ग्रुप संचार। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और लास्ट आपके होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है, जनसंचार। जब आप अपार जनता, चाहे वो 100 हो, 200 हो, 300 हो, 500 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, कितनी भी जनसंख्या से जब आप बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, आप बात करते हैं, आप आपस में कनेक्टेड हैं सब लोग, तो उसको हम बोलते हैं जनसंचार। जनसंचार के तो आपके कई माध्यम होते हैं, कई तरीके से आप क्या बोलते हैं, अभियान, कैंपेन के थ्रू किसी भी से जुड़ सकते हैं, है ना। एग्जीबिशन में आप जनसंचार की बात कर सकते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है। स्वच्छ भारत अभियान केवल आपके एक के लिए नहीं है, केवल किसी समूह के लिए, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है, वो तो पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए है। स्वच्छ भारत अभियान तो पूरे भारत में चलता है ना, स्वच्छ भारत अभियान। तो ये क्या है, आपके जनसंचार से कम्युनिकेट करने का एक माध्यम है, उसको हम क्या बोलते हैं, जनसंचार। क्लियर है। तो आपको नंबर ऑफ व्यक्तियों की संख्या के आधार पर समझ में आ गया कि सबसे पहले इंट्रा, देन इंटर, देन ग्रुप, देन मास, अंतः व्यक्तित्व, अंतर व्यक्तित्व या पारस्परिक संचार, समूह संचार और जनसंचार। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन देखिए, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, मतलब ये किस तरीके का आप माध्यम यूज कर रहे हैं उसके आधार पर वर्गीकरण है। ठीक है, और तीसरा है आपके, ये सेकंड है और ये थर्ड है, बेस्ड ऑन स्टाइल ऑफ पर्पस, किस प्रकार से, किस स्टाइल से आप जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये उसके ऊपर है। तो जब माध्यम की बात करते हैं, माध्यम मतलब किस मीडियम, किस माध्यम से आप बात कर रहे हैं, आप वर्बली बात कर रहे हैं, आप शाब्दिक संचार कर रहे हैं, या आप अशाब्दिक संचार कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल मतलब शाब्दिक संचार, या तो आप बोल के बात कर रहे हैं या आप लिख के बात कर रहे हैं। ठीक है, और नॉन वर्बल हो गया अशाब्दिक संचार, आप बोल नहीं रहे, आप लिख नहीं रहे, आप साइन एंड सिंबल्स का यूज कर रहे हैं, जो कि आप सब जानते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट, वो किसका एग्जांपल है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। रेड लाइट हुई तो मतलब आपको रुकना है, येलो हुई तो आपको तैयार हो जाना है चलने के लिए, और जहां ग्रीन हुई तो जाओ, निकलो यहाँ से, इस क्रॉसिंग से निकलो। तो वो क्या है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का तो एग्जांपल है। या आप जब चलते हो रास्ते पे तो आपको इस तरीके से एरो मिलेंगे, एक यू टर्न का मिलेगा, तो यू टर्न का मतलब यहाँ से यू टर्न आपको आगे मिल जाएगा, आप यू टर्न ले सकते हो, आप राइट लेफ्ट, या आपको कहीं डेंजर का साइन मिल जाए, ऐसे आपको मिल जाए कि भाई यहाँ डेंजर है, यहाँ मत जाओ। तो ये सब क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप अपनी जिंदगी में रोज करते हो, आप व्हाट्सएप पे गपचप करते हो, गप्पे मारते हो, कुछ नहीं बोल रहे, अगर खुश हो तो स्माइली भेज दी, गुस्सा है तो रेड वाला फेस भेज दिया, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, अशाब्दिक संचार है ना। और जब आप
शाब्दिक संचार कर रहे हो मतलब वर्बल कम्युनिकेट कर रहे हो, या तो आप बोल के कर रहे हो ओरल, और या तो आप रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। रिटर्न मतलब लिख के कर रहे हो संचार। अब ये तो हो गया कम्युनिकेशन चैनल, मतलब किस माध्यम के थ्रू कर रहे हो, शाब्दिक संचार है, अशाब्दिक संचार है। तीसरा जो आपके कम्युनिकेशन का जो वर्गीकरण किया है मैंने और आपको समझाने के लिए, वो है बेस्ड ऑन स्टाइल। स्टाइल और पर्पस, ये आपके उद्देश्य पर है, किस उद्देश्य से आप संचार कर रहे हो या क्या स्टाइल है आपके संचार करने का। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी टीचर से, आप अपने प्रिंसिपल से कभी भी यार करके बात नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिस्पेक्टेड पर्सन है, वो हमसे बड़े हैं। हम उनसे आप, जी मैडम, यस मैडम, और हम उनसे रिस्पेक्टेड ड्यू, रिस्पेक्टेड मैडम करके बात करते हैं, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। वो कैसा कम्युनिकेशन है, फॉर्मल, मतलब औपचारिक। जब आप औपचारिक बात करते हो, यस मैम, यस सर, इस तरीके से बात करते हो, वो औपचारिक संचार होता है। और अनौपचारिक संचार, जब आप अपने घर में अपने रिश्तेदारों से मतलब अपने पीयर से, अपने एज ग्रुप से, अपने दोस्तों के साथ जब आप संचार करते हो, तो आप अलग ही बॉडी लैंग्वेज होती है और अलग ही आप लोगों के बात का, सभी का अलग ही तरीका होता है बात करने का। उसे हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अर्थात अनौपचारिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो इतना आपको समझ में आया। मैंने संचार करने के तरीके आपको 3 तरीके से वर्गीकृत कर दिए। पहला तो व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, तो उसमें आपके अंतः व्यक्तित्व, अंतर व्यक्तित्व या पारस्परिक संचार, इसके अलावा समूह और जनसंचार की बात करी। अगर हम बात करते हैं आपसे माध्यम के, किस माध्यम से आप जो है संचार कर रहे हो, तो माध्यम के अनुसार अगर हम संचार का वर्गीकरण करते हैं तो शाब्दिक संचार आता है और अशाब्दिक संचार आता है। शाब्दिक मतलब वर्बल, या तो आप बोल रहे हो या आप लिख रहे हो, तो ये वर्बल में चला जाएगा। और अशाब्दिक संचार, जहां पर आप शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे बल्कि सिंबल्स का, साइन का यूज कर रहे हो, तो आप उसको बोलते हैं अशाब्दिक संचार। ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर है आपके बेस्ड ऑन स्टाइल और पर्पस। आपके बात करने का तरीका क्या है, स्टाइल क्या है, तो उसमें होता है आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक एंड अनौपचारिक, ठीक। इसके बाद आपके चौथा है डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के डायरेक्शंस हैं। डायरेक्शंस मतलब क्या बोल सकते हैं हिंदी में आप, डायरेक्शंस को क्या बोलेंगे हिंदी में, जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स मुझे। मतलब क्या बोलेंगे डायरेक्शंस को, दिशाओं के आधार पर वर्गीकरण किया है मैंने कम्युनिकेशन का। मैंने क्या किया है, ये है ही, तो आपको मैंने 4 तरीके के प्रकार बढ़ा दिए कम्युनिकेशन के। डायरेक्शंस के आधार पर हम बात करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, एक वर्टिकल होता है, एक डायगोनल होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज ऐसे, वर्टिकल मतलब सीधा सीधी रेखाओं को आप वर्टिकल लाइंस बोलते हैं ना, और डायगोनल मतलब तिरछी रेखाएं जो आपकी क्रियाशीलता, गतिशीलता का अनुभव आपको कराती हैं, उसको हम डायगोनल लाइंस बोलते हैं। बोलते ही नहीं बोलते हैं, जो आपको ऊंचाई का आभास कराती हैं, लंबाई का एहसास कराती हैं, वो आपकी कौन सी हो गई, वर्टिकल लाइंस हो गई। और जो स्थिरता का आभास कराएं आपको, वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो ये तीनों डायरेक्शंस आपके कम्युनिकेशन में भी यूज होते हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसको, हम डायग्राम को देखेंगे। देख लिया आप लोगों ने, अब मैं अलग अलग आपको समझाती हूँ। पहला है आपके वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल मतलब लाइन में सीधे कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन एक इसमें होती है डाउनवर्ड कंडीशन और एक इसमें होती है अपवर्ड कंडीशन। डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, ठीक है, उच्च पद से जब आप नीचे के पद से, जैसे प्रिंसिपल नीचे तक के लेवल से बात कर रही हैं, तो ये कैसा कम्युनिकेशन हो गया। एक प्रिंसिपल है वो टीचर से, फिर टीचर से जो है आपके बच्चों तक, फिर इसके अलावा पियोन्स तक बातें जा रही हैं, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। और वहीं जब आपके नीचे तबके से बच्चे से कोई भी समस्या है, मान लीजिए आप स्टूडेंट्स को लीजिए, बच्चों से कोई भी समस्या है तो वो पहले टीचर तक जाएगी, फिर वो टीचर से प्रिंसिपल तक जाएगी, है ना। टीचर्स में भी जो हेड होंगी उन पे जाएगी, फिर हेड से वो प्रिंसिपल तक जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है, ये देखिए आपको ऐसे समझ में आएगा। डाउनवर्ड, ये देखिए इस पिक्चर से समझ में आएगा, यहाँ पर ये मेन है, यहाँ पर ये मेन है, तो ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल से कोई भी सूचना आपकी आई है टीचर्स तक, और टीचर से सूचना आई है आपके बच्चों तक, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। कम्युनिकेशन नीचे की ओर हो रहा है, ठीक। और यहाँ पर क्या देखेंगे, दूसरे वाले में हम क्या देखेंगे, ये बच्चे हैं, कोई समस्या हुई, इनसे आपके गई है टीचर्स तक, और टीचर से आपके जा रही है ऊपर प्रिंसिपल तक। कोई भी आपके जो समस्या है या जो भी बात है वो प्रिंसिपल तक जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। और डाउनवर्ड में क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर। तो इस इमेज से आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, इसे आप बना लीजिए अपनी कॉपी में। बहुत सिंपल आपके ये जो है डायग्राम्स, इमेजेस हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के स्टडी में, एकदम आपको दिमाग में आपके बैठाने के लिए मैं ये सब यूज करती हूँ। समझ में आ गया, क्लियर है।
डाउनवर्ड एंड अपवर्ड क्या होता है? डाउनवर्ड मतलब उच्च पद से निम्न पद की ओर आ रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं। प्रिंसिपल मैडम कुछ बोल रही हैं और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन देनी है तो डायरेक्ट प्रिंसिपल मैडम थोड़ी बोलेंगे आगे। भाई प्रिंसिपल मैडम हर एक क्लास की क्लास टीचर को बुलाएंगी, फिर क्लास टीचर्स हर एक क्लास में जा जाके बच्चों को बताते हैं। आप भी उस चीज में रहे हो, आपने उस चीज को फील किया हुआ है, ठीक। अब मान लो बच्चों में कोई समस्या है, बच्चों में कोई दिक्कत है, या बच्चों को कोई बात प्रिंसिपल मैम तक पहुंचानी है, तो क्या हर एक स्कूल का जो बच्चे होते हैं वो सारे प्रिंसिपल ऑफिस में घुसते हैं? नहीं, वो अपनी मैडम से बोलते हैं, पहले अपनी मैम को बताते हैं, फिर वो मैम जो है हर एक क्लास टीचर जाकर के प्रिंसिपल मैम से उस चीज पे डिस्कशन करती है या बात करती है। तो ये कैसा कम्युनिकेशन हो गया? ये आपके अपवर्ड हो गया, ऊपर की ओर जा रहा है, प्रिंसिपल मैडम की ओर जा रहा है। और जब प्रिंसिपल मैडम से बच्चों की ओर आ रहा है तो वो डाउनवर्ड हो गया। तो आई होप आपको ये वर्टिकल कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। वर्टिकल हमेशा सीधी रेखा में होगा, ठीक, चाहे वो ऊपर से नीचे की ओर हो, चाहे वो नीचे से ऊपर की ओर हो। दूसरा है आपके, देखिए डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन में हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही तबके के लोग हैं, एक ही तबके मतलब एक ही पद के लोग हैं। अब जब सारी क्लास टीचर्स आपस में बातें कर रही हैं, ठीक, या सारे एचओडीज आपस में बातें कर रहे हैं, या सारे डॉक्टर्स आपस में बातें कर रहे हैं, सारे इंजीनियर्स आपस में बातें कर रहे हैं, सारे मैनेजर्स आपस में बातें कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में ले लो, जब एक ही लेवल के बंदे आपस में बात करते हैं उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या सारे एक ही दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं, सीनियर से बात नहीं कर रहा है, आप जूनियर से बात नहीं कर रहा है, आप सारे आपस में एक दोस्त जो है वो बातें कर रहे हैं, तो वो जैसे हम सब आपस में बातें कर रहे हैं, हम सब टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सब क्या है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। हम एक ही तबके के हैं, सब एक ही जैसे हैं, सभी टीजीटी का सबका मोटिव एक ही है ना। तो फॉर एग्जाम्पल यही है, मैं आपको ऐसे ही समझा सकती हूँ। जब समान पद के लोग आपस में बातें करें, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो सारे एचओडीज हों, चाहे वो सारे डॉक्टर्स हों, चाहे वो सारे इंजीनियर्स हों, चाहे वो सारे पुलिस वाले हों, चाहे वो सारे मिलिट्री वाले हों, जब वो सारे आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक ही समान पद के हैं, तो क्षैतिज रेखा हो गई, है ना, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्लियर है? बना लोगे ये डायग्राम, बना लो। और बात आती है आपके इसके अलावा डायगोनल की। देखो डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये है डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति किसी से भी बात कर सकता है, मतलब ऐसे तिरछी रेखाओं में। अब देखो ये एक, मैं यहाँ पे जूम करके दिखाती हूँ इस चीज को, गिव मी मिनट। ये देखिए, ये एक मान लो प्रिंसिपल है, ठीक है, एक क्लास टीचर ये है, एक क्लास टीचर ये है, एक क्लास टीचर ये है, और यहाँ पे क्या है आपके नीचे ये स्टूडेंट्स है। लेकिन इस स्टूडेंट ने अपनी क्लास टीचर से बात ना करके क्लास ये 6th की है, ये 7th की है, ये 8th की है, क्लास 8th की क्लास टीचर से ये बात कर रहा है ये स्टूडेंट, ठीक है, क्लास 8th की। तो ये कैसा है? डायगोनल। ये अपनी टीचर से बात नहीं कर रहा है, अपनी क्लास टीचर से बता नहीं रहा है अपनी समस्या या जो भी उसे बात करनी है, वो क्लास 8th की टीचर से बता रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? पिक्चर दिखाई दे रही है, आप बना सकते हैं इस तरीके से अपनी कॉपी में। तो आई होप ये चीज आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कम्युनिकेशन की बात करी, पहले तो हमने संचार को समझा, संचार का अर्थ क्या होता है, हमने इसकी बात करी। फिर हमने क्या बात करी आपसे कि संचार कितने प्रकार का हो सकता है। तो मैंने आपको 4 प्रकार बता दिए, विद्यार्थियों की या आप बोल सकते हैं व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। इसके अलावा दूसरा हमने किस पे पढ़ा? बेस्ड ऑन वर्बल एंड नॉन वर्बल पढ़ा हमने। किससे? बेस्ड ऑन मीडियम, मतलब माध्यम के अनुसार आप किसको कैसे वर्गीकृत करते हैं, आप कौन सा माध्यम चुन रहे हैं, आप बोलकर लिखकर बात करना चाहते हैं या आप अशाब्दिक बात करना चाहते हैं। ठीक। तीसरा हमने बताया कि आपका स्टाइल, आपका उद्देश्य क्या है बात करने का, आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं या आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो कैसे, फॉर्मल, इनफॉर्मल। और चौथा जो है आपने फोर्थ जो है आपके पढ़ा कम्युनिकेशंस की दिशाओं के आधार पर कि कम्युनिकेशन कितनी दिशाओं में होता है। तो कम्युनिकेशन 3 दिशाओं में ही होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड आपके डायगोनल। क्षैतिज और वर्टिकल को आपके बोलेंगे सीधी रेखाएं, क्या उस पर सीधी में आपके 2 डिवीजन हो जाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। प्रिंसिपल मैडम बच्चों तक लेके जा रही हैं तो वो कैसा हो गया? डाउनवर्ड। बच्चों से कोई भी बात प्रिंसिपल मैडम तक जा रही है तो वो हो गया अपवर्ड डायरेक्शन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के उद्देश्य क्या है, क्यों हम संचार करते हैं। तो सबसे बड़ा तो पर्पस या उद्देश्य तो संचार का यही है कि ये अपने विचारों को, अपने समस्याओं को, अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को रखने का
आदान प्रदान करने का जो एक तरीका होता है, जो एक वे होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम संचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम संचार बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। दूसरी चीज क्या होती है? इससे आइडियाज जनरेट होते हैं। आइडियाज मतलब नए नए आइडियाज लोगों के दिमाग में आते हैं जब हम आपस में बातें करते हैं। अब मान लो हम फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं तो अरे यार हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, चलो यार हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, हम इसको ऐसे जो है, कुछ भी आप किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हो तो कोई ट्रिक बनाने लगेगा कि चलो हम ट्रिक से इसको याद कर लेते हैं। तो हम ही आपस में पढ़ते हैं तो मैं भी आपको ट्रिक बताती हूँ, मैं आपसे पूछती भी हूँ कि आप भी कोई ट्रिक बताओ। जैसे मुझे एक स्टूडेंट ने, अक्कू ने दूना ट्रिक बताई थी, वो मुझे आज तक याद है लेंस के लिए। मेरी लता जी ने ट्रिक बताई है ये क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड्स याद करने की एसेंशियल के वीआईपी हॉल में टीटी है। तो ये इस तरीके की ट्रिक्स बन जाती हैं। तो इससे क्या होता है? आइडियाज जनरेट होते हैं, है ना। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा क्या होता है? एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी मतलब आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। जब आप किसी से बात करते हो, अपने विचारों को प्रदान करते हो, एक दूसरे के साथ अपने आचार विचार प्रदान करते हो, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। इसके अलावा लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। लर्निंग को फैसिलिटेट, जैसे मैं आपकी लर्निंग को क्या करती हूँ? मैं आपकी लर्निंग को सरल बनाने का, साधारण बनाने का प्रयास करती हूँ कि आपकी जो लर्निंग है, आपका जो अधिगम है वो रुचिकर हो जाए, है ना। संचार के माध्यम के थ्रू मैं इतने सारे पिक्चर्स का यूज करती हूँ। किस लिए यूज करती हूँ? ताकि आपको वो चीज आपके दिमाग में रिटेन हो जाए। और हमेशा ऑडियो विजुअल से चीजें रिटेन होती हैं। और आप लोग भी बोलते हो कि हाँ मैम, जब आप पिक्चर का, एग्जाम्पल्स का यूज करते हो तो हमें वो चीज समझ में आती है। तो कम्युनिकेशन क्या करता है? रुचि उत्पन्न करता है ना। शिक्षण को रुचिकर बनाता है, शिक्षण को सरल बनाता है। केवल शिक्षण को ही नहीं, हर एक चीज को आपके रुचिकर बनाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, आइडियाज को जनरेट करने के लिए, संबंधों के निर्माण के लिए, इसके अलावा आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए, आदि के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? संचार का प्रयोग करते हैं। तो ये सब आपके संचार के पर्पस, उद्देश्य हो गए, ठीक है। इसके अलावा संचार में आप हमेशा याद रखेंगे कि संचार एक दो तरफा प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? दो तरफा, ठीक है। सेंडर अपनी बात रिसीवर को बोल रहा है तो रिसीवर भी उसको क्या करे? रिसीवर भी उसको फीडबैक दे, तभी तो ये प्रक्रिया है ना। वरना ये प्रक्रिया नहीं है। मान लीजिए मैंने अपनी बात आपको बोली, आपको मेरी बात समझ में ही नहीं आई, आपने मेरे को फीडबैक ही नहीं दिया, तो ये कोई टू वे प्रोसेस थोड़ी हुई, ये तो वन वे ही रह गई। मैं ही सब कुछ बोल के रह गई, उधर से तो मुझे कोई रिस्पॉन्स मिला ही नहीं, तो ये वन वे हो गया। तो ये गलत है, ये संचार नहीं हुआ। संचार तो तब है जब मैंने अपनी बात बोली आपको और आपने मुझे फीडबैक दिया। इसीलिए संचार हमेशा आप याद रखेंगे ये दो तरफा टू वे प्रोसेस है। इसी के द्वारा हम अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी सोच का आदान प्रदान करते हैं। कम्युनिकेशन का मीनिंग, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के उद्देश्य यहाँ पर खत्म होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था, काफी पहले पढ़ाया था। संचार और संचार के मॉडल आप लोग देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में बताया है। हालांकि यहाँ पर तो मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताएंगे। मैराथन में रिवीजन कर रहे हैं। मैराथन से हमें बस ये पता चलेगा कि हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस क्या है। हम सोट एनालिसिस कर रहे हैं। अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको सोट एनालिसिस क्या होता है, समझ में आ रहा है। तो चलिए, संचार के मॉडल, सबसे पहला, सबसे पुराना मॉडल, हाँ, एरिस्टोटल मॉडल है, अरस्तु द्वारा दिया हुआ मॉडल है, सभी को पता है। किसकी बात करते हैं? अरस्तु। तो इस मॉडल को आपके SSA मॉडल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? SSA मॉडल। आई होप आप सबको क्लियर दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए एक सेकेंड, समझ में आ रहा है सभी को? तो ये स्पीकर होता है पहला, दूसरा स्पीच होता है, तीसरा आपके ऑडियंस होता है। स्पीकर मतलब वक्ता, स्पीच मतलब भाषण। स्पीकर मतलब वही, अरस्तु क्या बोलते हैं कि भाई एक तो बोलने वाला है, जिसको सेंडर को आप स्पीकर बोल सकते हैं। जो भी मैसेज दे रहा है वो कौन है? वो वक्ता ही तो है। वो क्या देगा? वो भाषण देगा, वो अपनी बात को बोल सकता है, जरूरी नहीं भाषण ही, अर्थात मतलब अपनी बात को वो अभिव्यक्त कर रहा है, स्पीच दे रहा है। और श्रोतागण होते हैं, उसकी बात को सुनने वाले होते हैं। यही तीन चीज की बात करते हैं आपके, स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। इसीलिए इसको SSA मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये सबसे पुराना मॉडल है, अरस्तु ने दिया था। क्लियर है? सबसे संचार का ये प्रथम मॉडल है। इसके अलावा इन्होंने तीन चीजों की बात और करी है। 3 कंपोनेंट्स हैं आपके अरस्तु के मॉडल के। वो क्या है? एथोस, पैथोस एंड लोगोस, ठीक है। एथोस, पैथोस एंड लोगोस। इथोस की बात ये करते हैं तो इसको, इथोस को जो है सेंडर से ही कनेक्ट करते हैं, अर्थात जो सेंडर है उसके अंदर नैतिकता होनी चाहिए, उसके अंदर विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उसके अंदर विश्वसनीयता होनी चाहिए, ठीक है।
पैथोस जो है, पैथोस किसकी बात करता है? पैथोस आपके भावनाओं की बात करता है, जैसे करुणा है, दया है, आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस की बात कौन करता है? पैथोस करता है। और लोगोस किसकी बात करता है? लोगोस तर्क की, लॉजिक की बात करता है, अर्थात जो श्रोतागण हैं वो तर्क दें, वो लॉजिक दें जो भी उन्होंने सुना है उस बात का। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं आपके अरिस्टोटल के मॉडल के। यहाँ से प्रश्न आपके एलटी ग्रेड में पूछा गया था और शायद टीजीटी में भी पूछा गया था, तो इसको बस आपको समझना है और आपको सबको पता भी है, कोई नई चीज हम नहीं बता रहे हैं आज, ठीक? बस एक रिवीजन है। तो पहला मॉडल हो गया कम्युनिकेशन का, अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड है आपका शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। शैनन और वीवर ने आपकी जो बात करी है, इन्होंने कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया दी है उसमें इन्होंने नॉइज शब्द को बताया है। नॉइज का मतलब होता है वही बैरियर या रुकावट। जैसे कल हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हमारी वीडियो ब्लर हो गई थी, तो वो सबसे बड़ा एग्जांपल है एक नॉइज का मतलब शोर से ही नहीं है, नॉइज का मतलब कुछ भी हो सकता है, बैरियर से है, रुकावट से है कि एक रुकावट उत्पन्न हो गई थी। क्लियर है? तो शैनन और वीवर मॉडल में जो है आपके, अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी बात होती है तो स्पेशली नॉइज की बात होती है। इन्होंने नॉइज शब्द की बात की है बैरियर की तरह, और इसको STSRD मॉडल बोलते हैं। STSRD मॉडल बोलते हैं। जैसे S का मतलब क्या हो गया? सोर्स मतलब वही बात, कोई भी स्रोत होता है, ठीक है? वो क्या करता है? वो ट्रांसमिट करता है अपनी बात को, किसके थ्रू? चैनल के थ्रू, किसी न किसी माध्यम के थ्रू ट्रांसमिट करता है। फिर वही चीज रिसीवर होता है जो उसको प्राप्त करता है, और वो क्या करता है? उस डेस्टिनेशन तक, उसके रिसीवर तक, जहां तक पहुंचना चाहिए जो भी संदेश, वो वहां तक पहुंच जाता है। इसको ही आपके वीवर मॉडल बोला जाता है। बस नई चीज आपको क्या सुननी है कि वीवर ने जो है, जहां पे चैनल है वहां पर एक बात करी है नॉइज की। नॉइज का मतलब शोर, अर्थात माध्यम में कोई भी रुकावट अगर आ जाती है तो संचार अच्छे से नहीं हो पाएगा। कोई भी, मान लीजिए आप बात कर रहे हैं फोन पर और आपका फोन डिस्कनेक्ट हो जाए, आपके फोन की बैटरी चली जाए, या मैं अभी आपको बता रही हूँ मेरे फोन की बैटरी चली जाए, या जैसे वीडियो ब्लर हो गया था, ये कुछ भी, ये सब क्या है? ये सब बाधाएं हैं, बैरियर्स हैं, नॉइज है। इसकी बात वीवर अपने मॉडल में करते हैं संचार के। नेक्स्ट देखते हैं आपके बर्लो मॉडल है। बर्लो का SMCR मॉडल है, सबको पता है SMCR, तो वही सोर्स का मतलब होता है स्रोत। कोई भी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है जिसके अंदर, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं क्या हूं? मैं सोर्स हूं इस समय, ठीक है? मेरा नॉलेज, मेरा एटीट्यूड का मतलब ये नहीं घमंड की बात हो रही है। एटीट्यूड का मतलब है आपकी वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, आपके बात करने का, आपका व्यवहार करने का तरीका क्या है, आपको ज्ञान कितना है, आपका सोशल सिस्टम, आपका कल्चर, ये सब आपके सोर्स है। मैसेज मतलब आप क्या मैसेज दे रहे हो, क्या कंटेंट आपने यूज किया है, किन किन तत्वों का यूज किया। जैसे मैं आपको एक्सटेंशन पढ़ा रही हूँ, ऑडियो विजुअल एड्स बता रही हूँ, अलग अलग पिक्चर्स का यूज कर रही हूँ, चैनल क्या मैं यूज कर रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ, आप मुझे सुन भी रहे हैं, मैं यूट्यूब का यूज कर रही हूँ, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज कर रही हूँ, मैं मोबाइल्स का यूज कर रही हूँ, ठीक है? तो कोई भी चैनल हो सकता है भाई। हियरिंग, सीइंग, आप लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो हम हियरिंग, सीइंग का यूज कर रहे हैं। हम टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हालांकि मैं टचिंग का भी यूज कर रही हूँ, मैं टच इन द सेंस मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन को टच कर रही हूँ, वो एक अलग चीज होगी। आप मुझे सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, तो आप लोग के लिए ये चैनल हो गया। और रिसीवर कौन है? रिसीवर मतलब आपका व्यवहार, आपका एटीट्यूड, आपका नॉलेज, जो भी मुझे सुन रहा है, उन सब के व्यवहार में कितना परिवर्तन आ रहा है, कैसे ज्ञान बढ़ रहा है, ये सब आपके रिसीवर हो गया। तो बर्लो का सिंपल पूछा जाता है क्या है? SMCR मॉडल। आपको पता होना चाहिए S का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है। जो संचार की प्रक्रिया है ना, जो एलिमेंट्स है ना, उसी को सबने तोड़ मरोड़ के अपना अपना मॉडल दिया है कि हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, हमारे हिसाब से ये होना चाहिए। इतनी बात आप समझ लीजिए, और कुछ भी नहीं होते हैं मॉडल्स। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ये लॉसवेल मॉडल है। लॉसवेल मॉडल बहुत ही पॉपुलर मॉडल है। इसको 5 का मतलब 5 का के नाम से भी जाते हैं। 5 का के नाम से जाना जाता है ना, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले 5 का के नाम से किसका मॉडल जाना जाता है, तो लॉसवेल का मॉडल जाना जाता है। ये 5 का की मतलब कौन क्या कह रहा है, ठीक? सबसे पहले तो कौन है, ठीक है? दूसरा वो क्या कह रहा है, तीसरा किस माध्यम से कह रहा है, चौथी बात किसको बोल रहा है भाई, और पांचवी बात कितने प्रभावशाली ढंग से बोल रहा है और कौन कह रहा है। इसी 5 की बात जो है आपके लॉसवेल करते हैं। इनके मॉडल को 5 का के नाम से जाना जाता है। सबको पता है ये चीज। तो हुम, ठीक है? नहीं सॉरी, सबसे पहले आता है हु मतलब कौन हो गया, मतलब सेंडर में से मैं, से व्हाट, मैं क्या बोल रही हूँ आपको, मैं आपको एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा रही हूँ। मीडियम क्या है, तो मीडियम हमारा भाई यूट्यूब है, हम यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रहे हैं।
होम किसको पढ़ा रहे हैं? तो मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। अब क्या इफेक्ट है, मैंने आपको पढ़ाया, आपको समझ में आया, तो आपने मुझे क्या दे दिया? आपने मुझे फीडबैक दे दिया। यही है आपकी किसका मॉडल? लॉसवेल का मॉडल। इसके अलावा दहामा का मॉडल है, कई सारे मॉडल्स हैं। आप डिटेल्ड वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे इसका लिंक शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम पर, आप देख सकते हैं। मैंने बहुत पहले पढ़ाया था संचार और संचार के मॉडल, आप देख सकते हैं। क्लियर है? हालांकि यहीं से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मुझे तो लगता है टीजीटी में कभी भी मैंने मॉडल से क्वेश्चन नहीं देखा है। एक बार शायद अरस्तु का मॉडल आया है, बाकी पीजीटी में तो जरूर पूछे जाते हैं मॉडल से। तो पीजीटी वाले बच्चे अपना तैयार कर सकते हैं, है ना। टीजीटी वाले भी तैयार कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि टीजीटी में नहीं आएगा। जब संचार आएगा तो मॉडल से क्वेश्चन भी बन सकता है, अरस्तु का पूछा भी गया है। तो ईजी चीजें हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन किसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट है कंक्लूजन। किसका कंक्लूजन? हमारी वीडियो का कंक्लूजन नहीं है हमारी वीडियो में भी आगे बहुत कुछ है। ये कम्युनिकेशन का कंक्लूजन है। कम्युनिकेशन जो मैंने आपको पढ़ा दिया, संचार। तो संचार क्या होता है? संचार क्या है? संचार सिंपल कुछ भी नहीं है। एक सेंडर है जो अपनी बात को, मैसेज को किसको दे रहा है? रिसीवर को। और रिसीवर उसे क्या कर रहा है? रिसीवर उसको फीडबैक दे रहा है। वो फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, वो फीडबैक नेगेटिव भी हो सकता है। इसी को हम संचार बोलते हैं। मैं अपनी बात आपसे बोल रही हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हैं और आपने प्रतिपुष्टि आप मुझे दे रहे हैं, यही संचार कहलाता है। इसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी बच्चों को तो बता दीजिए। मैं 2 मिनट का टाइम आपको देती हूँ। पानी यानी पी लो, मैं भी पानी पी लेती हूँ। और मुझे बताओ कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बैरियर, कोई भी नॉइज आप लोग को भी यहाँ तक हो तो प्लीज बताओ मुझे। मैं उसको बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आप कमेंट कर दो, मैं लाइव चैट में आप लोग के कमेंट को देख रही हूँ। कम्युनिकेशन में अगर किसी को कोई दिक्कत हो, या जो हमने नवाचार पढ़ा, इनोवेशन पढ़ा, इनोवेशन की प्रोसेस पढ़ी, इनोवेशन की बात करी, उसमें किसी को कोई दिक्कत हो नहीं है, तो प्रसार शिक्षा में आप कहाँ तक पढ़ चुके हैं? प्रसार शिक्षा को आप समझ चुके हैं, गृह विज्ञान के साथ उसका संबंध समझ चुके हैं, प्रसार शिक्षा को समझ चुके हैं। मतलब आप प्रसार का सब कुछ समझ चुके हैं। प्रसार के प्रसार के दर्शन, प्रसार का अर्थ, प्रसार शिक्षा के क्या बोलेंगे आप इसको, इसके बाद प्रसार शिक्षा की विशेषताएं, उसके उद्देश्य को समझ चुके हैं, उसकी प्रोसेस समझ चुके हैं। इसके अलावा प्रसार शिक्षा के स्टेप समझ चुके हैं, सिद्धांतों की बात हम कर चुके हैं, गृह विज्ञान के साथ संबंध पढ़ चुके हैं। देखिए रिवीजन करते चलिए, एक स्टोरी बनाते चलिए, अपनी लाइन में ओवरव्यू बनाते चलिए, तो आपको समझ में आता चलेगा। ठीक है, गृह विज्ञान के साथ जब हमने उसका संबंध पढ़ा तो हमने थोड़ा सा गृह विज्ञान को भी पढ़ा कि भाई उसका इतिहास क्या है, उसमें क्या क्या उसकी उपयोगिता क्या क्या है ना, गृह विज्ञान का क्या क्या यूज है, कहाँ कितने क्षेत्र हैं, जिस सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इस सब का यूज कौन करेगा? तो प्रसार कार्यकर्ता करेगा। तो एक्सटेंशन वर्कर के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा, उसके रोल को पढ़ा, उसके गुण को पढ़ा। फिर वो किस विधि से किसका यूज करके भाई सिखाएगा, कुछ तो मेथड्स हम यूज करेंगे, तो टीचिंग मेथड्स को हमने पढ़ा, कई तरीके से पढ़ा। फिर ऑडियो विजुअल एड्स, ये सब टीचिंग मेथड्स ही हैं, इनको हमने समझा। अच्छा, ऑडियो विजुअल एड्स के बाद एक एडगर डेल का अनुभव शंकु आता है, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगी। ठीक है, उसका संबंध आपके ऑडियो विजुअल एड्स से ही है। उन्होंने जो आपके एक्सपीरियंस ऑफ कौन दिया है उसकी बात एक अलग वीडियो में कर लेंगे। वहां से मैंने देखा है एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो मैं बता दूंगी। क्लियर है? उसको अलग से बता दूंगी, एडगर डेल को। फिर हम किस पर आ गए? फिर हम नवाचार पे आ गए। हमने इनोवेशन समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। अब प्रसार कार्यकर्ता का ग्रामीणों से बात कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? संचार कर रहा है, तो संचार के बारे में भी समझ लिया। अगर वो स्वयं से बात कर रहा है, स्वयं का मूल्यांकन कर रहा है तो इंट्रा, किसी एक व्यक्ति से बात कर रहा है तो इंटर, ग्रुप में बात कर रहा है तो ग्रुप, मास में बात कर रहा है तो मास कम्युनिकेशन। और अलग अलग तरीके से फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, सबको आपने समझ लिया। प्रसार और संचार के आपने मॉडल्स भी समझ लिए भाई। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मॉडल्स की बात करी है। अरस्तु 3 तत्वों की बात करते हैं। अरस्तु के मॉडल में एथोस, पैथोस, लोगोस की बात होती है। इसके अलावा नॉइस की बात किसने की है? तो वीवर ने की है। ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपकी प्रोग्राम प्लानिंग, कार्यक्रम नियोजन। अब हमने सब कुछ देख लिया, हम प्रसार कार्यकर्ता हैं। ठीक, हमें अब गांव में गए हैं तो हम वहां की समस्या का निवारण करना चाहते हैं। तो मेरा मन है कि मैं एक कार्यक्रम करूं, लोगों को कार्यक्रम करके कुछ दिखाऊं। तो क्या मैं ऐसे ही कार्यक्रम कर लूंगी? उसको प्लान करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो कार्यक्रम नियोजन जो है स्टूडेंट, ये आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है। बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज है यहाँ पर मेरी। कार्यक्रम नियोजन आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो कार्यक्रम, दूसरा आपके नियोजन। आपको पता ही है ना।
एक तो होता है कार्यक्रम, एक होता है नियोजन। मैं प्रसार कार्य करता हूँ, मैं गई हूँ गाँव में, मुझे लोगों को कुछ भी सिखाना है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, लोगों की समस्याओं को जानना है, तो मुझे कार्यक्रम करके दिखाना है। तो कार्यक्रम को करना कार्यक्रम नियोजन कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ गया? ये दो शब्दों से मिलके बना है, कार्यक्रम और दूसरा नियोजन। अर्थात कार्यक्रम शब्द विभिन्न प्रकार की गतिविधियां बताता है। ये एक वे है टू ऑर्गेनाइज थॉट्स एंड आइडियाज अराउंड हाउ टू डिलीवर अ प्रोग्राम और सर्विस टू द कम्युनिटी। मतलब प्रोग्राम प्लानिंग या कार्यक्रम नियोजन एक तरीका है कि मैं किस तरीके से अपने विचारों को, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को लोगों के सामने डिलीवर कर सकती हूँ। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, गांव में, कहीं पर भी जाके मान लो जो प्रसार कार्य करता है उसके दिमाग में कोई भी सोच है कि वो इस तरीके से गांव वालों को सिखाना चाहता है, तो वो कार्यक्रम नियोजन के थ्रू, प्रोग्राम्स करके, प्रोग्राम के थ्रू उस चीज को सिखा सकता है। इसी को हम कार्यक्रम नियोजन कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ग्रामीणों के उत्थान के लिए, ग्रामोत्थान के लिए प्रसार कार्यकर्ता समय समय पर कार्यक्रम नियोजन करता है, क्योंकि कार्यक्रम नियोजन एक ऐसा अथक प्रयास है जो ग्रामीणों की आवश्यकता, उनकी रुचि, ठीक है, उनकी इच्छाओं को ध्यान में रख करके किया जाता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कार्यक्रम नियोजन क्या है? कोई भी प्रसार कार्यकर्ता, मान लो उसके विचार हैं, उसने कुछ वहां की समस्या देखी गांव की, और वो गांव की समस्या को देख करके, उनकी आवश्यकताओं को समझ करके एक प्रोग्राम करना चाहता है, कार्यक्रम करना चाहता है, तो उसी को हम कार्यक्रम नियोजन कहते हैं, क्योंकि इससे जो ग्रामीण है उनकी समस्याओं का निवारण हो सकता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है ना? ये इसको हम कार्यक्रम नियोजन कहते हैं। इसके अलावा ग्रामीण जिस स्थिति में रह रहे हैं उसी को हमें बेहतर बनाना है। कार्यक्रम नियोजन से उसी स्थिति को बेहतर बनाना है जिससे वो ग्रामीण अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। अर्थात हमें ऐसा कार्यक्रम नहीं करना है गांव में जाके कि हम उनको क्या बोले कि गांव छोड़ो, गांव बेकार है, गांव में ना तो संसाधन है, ना पैसा है, ना रुपया है, निकलो यहाँ से, शहर की तरफ भागो। ये कार्यक्रम नियोजन नहीं होता है। हमें किसी को उसकी जगह से नहीं हिलाना है, हमें सबको साथ में लेके चलना है। कम्युनिटी का हर तबका आपकी बात को समझे, हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति उस प्रसार कार्यकर्ता की बात को सुने, समझे, और तभी वो कार्यक्रम सफल होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया? कुल मिलाकर के प्रसार कार्यकर्ता ग्रामोत्थान के लिए, ठीक, प्रसार कार्यकर्ता समय समय पर क्या करता है? कार्यक्रम नियोजन करता है। कार्यक्रम नियोजन क्या है? लक्ष्यों का आरोपण, उनकी पूर्ति के लिए साधनों की व्यवस्था। मतलब हम प्रसार करता है, हम किसी गांव में गए, हमने कोई समस्या देखी, हमने देखा कि यहाँ पर इन लोगों को जल को, वाटर को ना तो प्रिजर्व करना आता है, ना वाटर को प्योर करना आता है इन्हें, और जल से संबंधित बहुत बीमारियां हो रही हैं इस गांव में। तो हम एक कार्यक्रम आयोजन करेंगे, वहां की जो मेन समस्या है जल को, हमने उसी को पकड़ा। हम संसाधन ढूंढेंगे, सबसे पहले तो हम प्लानिंग करेंगे, है ना, वो तो मैं आपको स्टेप्स आगे बताऊंगी, लेकिन आप इन जनरल समझो। हम सबसे पहले समस्या को देखेंगे कि नहीं देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जितने उसको उस समस्या का निवारण के लिए जो भी साधन, जो भी संसाधन हम यूज कर सकते हैं, रिसोर्स यूज कर सकते हैं, उसको हम व्यवस्थित करेंगे, और जिससे जो सामाजिक व्यवस्था है उनकी वो क्या हो सके, सामान्य हो सके, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो सके, उसके लिए हम क्या करेंगे? कार्यक्रम नियोजन करेंगे। और हमारा उद्देश्य क्या रहेगा कि सभी लोग, समाज के जितने भी लोग हैं, उस गांव के, उस कम्युनिटी के पर्टिकुलर जितने भी लोग हैं, हर जाति, हर धर्म, हर एक व्यक्ति का जो व्यक्ति है वो हमसे हमारे कार्यक्रम में सहभागिता दे, सम्मिलित हो, उनका कोऑपरेशन हो हमारे प्रोग्राम में, तभी मेरा प्रोग्राम सफल होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये था कार्यक्रम नियोजन का अर्थ, जो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम नियोजन के उद्देश्य क्या है, क्यों हम प्रोग्राम करते हैं, या क्यों प्रसार कार्यकर्ता समय समय पर कार्यक्रम करवाता है। पहली चीज, क्या करना है, क्यों करना है, इस पे वो उचित निर्णय लेने के लिए करता है। भाई कोई भी समस्या है तो वो ये देखता है कि क्या करें, क्यों करें, इस पर वो डिसीजन लेता है। दूसरी चीज, कार्यों का लिखित विवरण तैयार करना ताकि जन साधारण को सूचित किया जा सके। मूल्यांकन कार्यक्रम की निश्चित हेतु लक्ष्य निर्धारित करना, ठीक है। अनुभूत और आवश्यकताओं का चयन करने के पश्चात साधनों को दुरुपयोग होने से बचाना, मतलब उनको बताना कि जल तुम्हारी
प्राइमरी नीड है, भोजन वस्त्र मकान हम पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, तो उनकी आवश्यकताओं को उन्हें समझाना कि जल भाई तुम्हारी प्राइमरी नीड है, तुम्हारी प्राथमिक आवश्यकता है, तो तुम जल को संरक्षित करो। जल जो ऐसा रिसोर्सेज है जिसको तुम वेस्ट मत करो, इसको तुम इस तरीके से फिल्टर कर सकते हो। अब हम सबके गाँव में एक्वागार्ड तो लगाएंगे नहीं, लेकिन अलग अलग विधियां तो बता सकते हैं हम जल को शुद्ध करने की। कहीं पर आप चूना बता सकते हो, कहीं पर आप पोटेशियम परमैंगनेट यूज करने के लिए दे सकते हो, या आप घड़ौची विधि जो है वो बता सकते हो। तो किसी भी विधि का यूज करके हम उनको जल को प्रिजर्व करना, जल को प्रिजर्व तो नहीं बोलेंगे, जल को प्यूरिफाई करना सिखा सकते हैं, ताकि संसाधन का दुरुपयोग ना हो कार्यक्रम नियोजन से, है ना। समस्याओं को उनकी आवश्यकताओं और स्थायित्व के आधार पर चुनने के लिए एक रूपरेखा बना सकते हैं हम। प्रोग्राम हम तभी तो बनाएंगे। इसके अलावा हम नेतृत्व का विकास कर सकते हैं। समय और धन के अपव्यय को रोकने के लिए और सामान्य कुशलता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम नियोजन कर सकते हैं। परिवर्तन प्रक्रिया को सतत बनाए रखना, परिवर्तन तो नियम ही है संसार का, तो परिवर्तन हो, उनकी सोच में परिवर्तन आए, उनके व्यवहार में परिवर्तन आए, उनके मनोवृत्ति में परिवर्तन आए, उनके कार्य करने की कुशलता में परिवर्तन आए, इसके लिए भी हम कार्यक्रम नियोजन कर सकते हैं, ठीक है। और एक निश्चित समय में अपना लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है प्रसार कार्यकर्ता। ये नहीं कार्यक्रम महीने भर चल रहा है, एक दिन का कार्यक्रम है या 2 दिन का कार्यक्रम है, और हमें उस 2 दिन के कार्यक्रम में ही उनकी समस्याओं को समझना है, ग्रामीणों की या पर्टिकुलर जिस भी कम्युनिटी में हम गए हैं उसको समझना है, संसाधनों को एकत्रित करना है, और फिर उनको कार्यक्रम के थ्रू ऐसा कार्यक्रम करना है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसमें अपनी सहभागिता दे, तभी वो कार्यक्रम मेरा सफल होगा और वो कार्यक्रम प्रसारकर्ता उसके माध्यम से लोगों के व्यवहार में, लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन ला सकता है, समय को बचा सकता है, धन को बचा सकता है, संसाधन को बचा सकता है, कोशिश कर सकता है ना। तो ये है आपके प्रोग्राम प्लानिंग के उद्देश्य, कार्यक्रम नियोजन के ऑब्जेक्टिव्स। आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक बोलूंगी और आप लोग लिखते चलेंगे मेरे साथ, मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है। कार्यक्रम का चयन करना है आपको प्रोग्राम बनाना है। जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन के सिद्धांत है, वैसे ही प्रोग्राम प्लानिंग के सिद्धांत है। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या कहता है कि भाई लर्निंग बाय डूइंग करने दो, स्वयं करके सीखने का सिद्धांत है। स्वैच्छिकता से, मतलब स्वयं से सीखें, खुद भी तो काम करने दो उन्हें, स्वयं से सीखे, प्लस उनकी इच्छा पर आधारित है कि नहीं है, ये सब सिद्धांत है। सहभागिता का सिद्धांत था, नम्रता का सिद्धांत था, लचीलापन का सिद्धांत था, ये सब सिद्धांत है प्रसार शिक्षा के, कि प्रसार शिक्षा रिजिड नहीं है। ऐसे ही आप प्रोग्राम बना रहे हो, आप कार्यक्रम नियोजन करना चाहते हो, तो सबसे पहला सिद्धांत है कार्यक्रम का चयन अनुभूत आवश्यकताओं और रुचियों के आधार पर होना चाहिए। मान लीजिए उस गांव में, जैसे मैंने बताया कि वाटर की समस्या है या जल की समस्या है, जल से संबंधित बीमारी हो रही है, और हम वहां पर उनको टमाटर का स्क्वाश कैसे बनाएं इससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, टमाटर कैसे उगाएं इससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये गलत है, ठीक है। सबसे पहला सिद्धांत होता है, लिखिए अपनी कॉपी में, कि कार्यक्रम का जो चयन है, जो कार्यक्रम आपको करना है, वो अनुभूत आवश्यकताओं और रुचियों पर आधारित होना चाहिए। ग्रामीणों की अनुभूत आवश्यकताओं और रुचियों पर आधारित होना चाहिए। आवश्यकता मतलब नीड्स, ठीक है, आवश्यकताओं और रुचियों पर आधारित होना चाहिए। लिख लीजिए, रुचि तो आप लिख लेंगे ना, इंटरेस्ट पर आधारित होना चाहिए। दूसरा लिखिए, वास्तविक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। वास्तविक तत्व मतलब आपके पास एक्चुअल फैक्ट्स हो, ठीक है, वास्तविक तत्वों पर आधारित होना चाहिए। ये नहीं, कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं करेंगे जो हवा में बातें कर रहा हो। वास्तविकता कितनी है आपके कार्यक्रम में, वास्तविक तत्वों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है, तथ्यों, एक्चुअल फैक्ट्स पर आधारित होना चाहिए। तीसरा चीज, वो ग्रामीणों के अनुकूल होना चाहिए कोई भी कार्यक्रम। अब मुझे मान लो समझ में आ गया कि इसमें जो है आपके जल की समस्या है, ठीक, जल से संबंधित बीमारी हो रही है, मैं उनको डिस्टिलेशन सिखा रही हूँ। डिस्टिलेशन समझते हैं आप, आसुत जल बनाना सिखा रही हूँ। ये कितनी बेकार बात है। आसुत जल बनाना हम क्यों सिखाएं उनको? हम तो उन्हें ऐसे साधन बताएं, ऐसे तरीके बताएं प्रसार कार्यकर्ता, जैसे कि बताएं कि भाई तुम ये पोटेशियम परमैंगनेट का यूज कर सकते हो, कुएं में डाल लो, है ना, या तुम फिल्टर करने के लिए जो है पानी को, तुम ऐसे घड़ौची विधि भी मान लो बहुत ज्यादा वो हो गई है, तो आजकल मार्केट में आपके स्टील वाले फिल्टर आते हैं जो ज्यादा पैसे के नहीं है, हम उसके बारे में उनको ज्ञान, या सबसे सिंपल है कि हम वाटर को बता सकते हैं कि तुम उबाल के स्टोर कर लो, बॉईल करके स्टोर कर लो, तो ये हम बताएंगे। या हम उन्हें वो बताएंगे, आसुत जल की तरह बताएंगे कि भाई तुम आसुत जल का यूज करो और ये यूज करो। तो ग्रामीणों की समस्या के
आपकी आवश्यकताओं के ग्रामीण व्यक्तियों के अनुकूल होना चाहिए, उनके रिसोर्सेस के अनुकूल होना चाहिए प्रोग्राम जो भी है आपके। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप लोग, फोर्थ लिखिए, मैं आराम से बोल रही हूँ। उद्देश्य जो है आपके, जो उद्देश्य है वो एकदम स्पष्ट और महत्वपूर्ण होने चाहिए। आपके उद्देश्य एकदम क्लियर हो। आपका उद्देश्य है कि जो जल से संबंधित होने वाली बीमारियां हैं उससे मुझे उन लोगों को बताना है। तो मुझे उन्हें बताना है कि जल को बिना उबाले मत पियो, जल को ढक के रखो, खुले में मत रखो, ठीक है, बिना उबाले मत पियो, साफ पानी पियो, साफ बर्तन में पानी पियो। तो ये चीज़ मुझे उन्हें सिखानी है। तो मेरे उद्देश्य एकदम स्पष्ट और महत्वपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, कार्यक्रम आपका व्यावहारिक होना चाहिए, शैक्षिक होना चाहिए। जो भी कार्यक्रम है वो व्यावहारिक और शैक्षिक होना चाहिए। व्यावहारिक मतलब व्यवहार में परिवर्तन लाए, व्यवहारपूर्ण हो, और शैक्षिक मतलब लोगों को नॉलेज मिले, ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। लोगों के मनोवृत्ति में परिवर्तन आए, लोग उसको अपनाएं, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, प्रसार जो कार्यक्रम है या जो भी कार्यक्रम नियोजन है इसका संचालन कुशल प्रबंधक के द्वारा होना चाहिए। ये नहीं जिसको खुद ही नहीं आता है जल को संरक्षित करना या जल को प्यूरिफाई करना और हमने उसको पकड़ा दिया कि तुम लोगों को सिखाओ, ऐसा नहीं। जो कुशल है अपने काम में, जो उन लोगों को सिखा सकते हैं, उन्हीं को हमको जो है भेजना चाहिए, मतलब प्रशिक्षित कार्यकर्ता का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा लिखिए, समाज का प्रत्येक स्तर, समाज का प्रत्येक वर्ग, ठीक है, समाज का प्रत्येक वर्ग, ये नहीं कि हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो केवल हिंदू के लिए है या वो केवल मुस्लिम के लिए है या वो केवल सिख के लिए है, वो केवल जैन के लिए, जी नहीं, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। ऐसा नहीं कि उच्च वर्ग के लिए, केवल प्रधानों के लिए गांव में, या केवल नीचे तबके के लिए, जी नहीं, समाज के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक स्तर को कार्यक्रम से लाभ मिलना चाहिए, अर्थात आपका कार्यक्रम व्यापक होना चाहिए। लिखिए, कार्यक्रम व्यापक होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा लिखिए, कार्यक्रम आपका लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन तो बिल्कुल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होने चाहिए उसके नियम, लचीले होने चाहिए। परिवर्तन करना पड़ जाए तो परिवर्तन भी हम कर सके हमारे कार्यक्रम में। और नेतृत्व का विकास हो। आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे जब हम एक्सटेंशन की बात करेंगे, तो एक्सटेंशन लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने पर बहुत जोर देता है कि लोग आगे बढ़ के आए, लोग आगे बढ़ के आए आपके सामने और कहें कि हाँ हम ये चीज सीखना चाहते हैं, हम भी ये लोगों को सिखाएंगे। इसको लीडरशिप क्वालिटी कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सारे हैं आपके कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। ठीक, अब आता है कार्यक्रम नियोजन के चरण, मतलब स्टेप्स। वही चीज आपको प्रोग्राम करना है। आप गए हैं, आप प्रसार करता है, आप गाँव में प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे नहीं करेंगे। जैसे हमने एक्सटेंशन की एजुकेशन की बात करी थी, तो एक्सटेंशन के एजुकेशन क्या हम सबसे लास्ट स्टेप पहले अपना लेंगे? इवैल्यूएशन? नहीं, कभी भी शिक्षा देनी है तो हमें सबसे पहले क्या करना है? लोगों का ध्यान आकर्षण करना है। तो पहला स्टेप और आखिरी स्टेप और बीच के भी सारे स्टेप्स आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे प्रसार शिक्षा का पहला स्टेप था कार्य की क्या करें, आप व्यक्ति का अट्रैक्ट करें, उसको ध्यान आकर्षित करें, वैसे ही आपके कार्यक्रम नियोजन का पहला स्टेप्स है तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना। सिंपल कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। क्या करें आप? तथ्यों की जानकारी प्राप्त करें, क्या समस्या है, क्या वहां पे दिक्कत है, उस कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स करें। दूसरी चीज, स्थितियों का विश्लेषण करें, अर्थात एनालाइज द सिचुएशन। ठीक है, क्या करें? स्थिति का विश्लेषण करें। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा स्टूडेंट। तीसरी चीज क्या करेंगे? समस्या या अनुभूत आवश्यकताओं को पहचानना। मतलब वही बात है, समस्या ऐसी हो कि सर्वव्यापी हो, सबको दिक्कत हो। अगर एक घर में हो रही है बीमारी, मान लीजिए गांव में पानी की, तो आप उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आपको पूरे गांव में समस्या हो, वो व्यापक, पूरे गांव में वो पूरा गांव या पूरी कम्युनिटी उस समस्या से जूझ रही हो, उस समस्या पर आपको जो है प्रोग्राम करना है। ऐसा नहीं है मान लो एक घर में टीबी का मरीज है या एक घर में जो है हैजा का मरीज है, तो आप चले गए वायु से संबंधित जानकारी देने और जल से संबंधित जानकारी देने। जी नहीं, यहाँ पे कहने का मतलब है समस्याओं तथा अनुभूत आवश्यकताओं को पहचानना। समस्या सर्वव्यापी हो, सर्वव्यापी मतलब ऐसी समस्या को लेकर के आपको प्रोग्राम बनाना है जिससे पूरी कम्युनिटी जूझ रही हो, जिससे पूरी कम्युनिटी परेशान हो, और आपका जो प्रोग्राम है उससे पूरे समुदाय को लाभ मिले, प्रत्येक व्यक्ति को समुदाय के लाभ मिले। ठीक है, तब आपका जो है क्या होता है, प्रोग्राम सक्सेस होता है। समझ में आ रहा है? इसके अलावा
उद्देश्यों का निर्धारण करिए आप, डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स, आपके उद्देश्य बिल्कुल निर्धारित होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि भाई हम इस तरीके से लोगों को सिखाएंगे या ये बीमारी या ये समस्या हम खत्म करके रहेंगे, तो आपके ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। दूसरी चीज लास्ट क्या है, फिफ्थ क्या है, आपके 8 स्टेप है, ध्यान रखेंगे आप। जैसे 7 स्टेप थे आपके 8 कास आपने याद किया था, यहाँ पे 8 स्टेप है, इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगी, सो डोंट वरी, अभी आप समझो। कार्य योजना तैयार करना, अब मतलब आपको क्या करना है, कार्य योजना को बनाना है, कार्य योजना को तैयार करना है। इसके अलावा क्या है, कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना। आप जो भी कार्यक्रम है उसको आप क्या करेंगे, उसका क्रियान्वयन करेंगे। क्रियान्वयन मतलब एग्जीक्यूट कर देंगे अपने प्लान को, और फिर आप क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि हमारा प्रोग्राम सक्सेस रहा या नहीं सक्सेस रहा, प्रोग्रेस कितनी रही हमारे कार्यक्रम की, तो प्रगति का मूल्यांकन, ठीक। और लास्ट में क्या होता है, रिकंसिडरेशन मतलब पुनर्विचार, अर्थात जो भी हमने कार्यक्रम किया है उसकी सफलता का, उसकी विफलता का हमें पता चले क्यों मेरा कार्यक्रम सफल हुआ या मेरा विफल हुआ कार्यक्रम तो क्यों हुआ। इसके अलावा जो भी ऑब्जेक्ट मैंने डिसाइड किए थे, जो भी लक्ष्य मैंने निर्धारित किए थे मेरे कार्यक्रम में, वो पूरे हुए या नहीं हुए। ये है आपके कार्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया। चलिए इसको एक बार इसमें भी देख लीजिए, ये है आपके इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में आपने सबने समझा, आप इंग्लिश में देखिए। नंबर 1 यहां से है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ठीक, CAID, केड से याद करेंगे आप, एंड डियर, केड डियर ऐसे याद कर सकते हैं आप, केड डियर, ठीक है। कैसे याद करेंगे, केड डियर, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई, सबसे पहले आप क्या करेंगे, तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे, एनालाइज करेंगे सिचुएशन का, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर तीसरे में मतलब आप समस्या को समझेंगे, समस्या आपकी सर्वव्यापी होनी चाहिए, मैं बराबर बोल रही हूँ, हर एक व्यक्ति उस समस्या से परेशान हो तभी हम कार्यक्रम बनाएंगे, है ना, ऑब्वियसली। नेक्स्ट है डिसाइडिंग ऑन ऑब्जेक्टिव्स, आपके सारे उद्देश्यों को आपको निर्धारित करना है कि ये उद्देश्य मुझे प्राप्त करने हैं, मेरे इस कार्यक्रम में करने हैं, तो डिसाइड करना है। डेवलप करना है, अब आपको एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी कि हमें कब कार्यक्रम करना है, किस समय करना है, कितने बजे करना है, किस मौसम में करना है, किसके लिए करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सब आप रूपरेखा बनाओगे, ठीक। फिर आप प्लान को एग्जीक्यूट करोगे, मतलब अब आप प्लान आपने कर दिया, आपने कार्यक्रम बना दिया, सब लोग आए, सबने देखा, फिर आप क्या करोगे, इवैल्यूएशन करोगे अपने पूरे कार्यक्रम का कि भाई हमारा कितना कार्यक्रम में क्या क्या हमने जो स्टेप लिए थे वो सब फॉलो हुए या नहीं हुए। देन दोबारा आप रिकंसिडरेशन करोगे, सफलता विफलता मिली है तो क्यों सफलता मिली, क्यों विफलता मिली, सारे उद्देश्य मेरे पूरे हुए या नहीं हुए, इसको बोलते हैं स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। इसे आप केड डियर से याद कर सकते हो, इधर से स्टार्ट करेंगे, केड एंड डियर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब कार्यक्रम करने से कार्यक्रम नियोजन में एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, ये यहां पे दिया था, देखिए दूसरे नंबर पर ही है, सिचुएशन को एनालाइज करना आपको बहुत जरूरी होता है। किसी भी प्रसारकर्ता को स्थिति का विश्लेषण करना, सिचुएशन को एनालाइज करना, ठीक है। मतलब मेरा ये है कहने का, एक बहुत ही बढ़िया एनालिसिस किया जाता है कार्यक्रम नियोजन में। मेनली ये जो आपके एनालिसिस है, ये आप डेली लाइफ में भी कर सकते हैं, और बड़े बड़े कंपनीज, बड़ी बड़ी जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस एनालिसिस को करती हैं कार्यक्रम से पहले। वो है आपके सोट एनालिसिस, इसको बोलते हैं सोट एनालिसिस, ठीक है। इसको हिंदी में भी स्टूडेंट सोट एनालिसिस ही लिखेंगे, क्योंकि मैं बताती हूँ ये क्या है और आपको भी पता है। सोट एनालिसिस आपके 4 शब्दों से मिला है, 4 लेटर से मिलके बना है, SWOT। S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, W का मतलब होता है आपके वीकनेस, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज, और T का मतलब होता है थ्रेट्स। स्ट्रेंथ मतलब आपकी शक्ति, वीकनेस मतलब आपकी कमजोरी, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, और थ्रेट्स मतलब खतरा। अभी हिंदी में भी मिलेगा देखने के लिए, तो चिंता मत करो। अब मान लो मैंने प्रोग्राम कर दिया, ठीक है, मैंने प्रोग्राम सोट एनालिसिस करे बगैर ही कर दिया, और मेरे प्रोग्राम 0 गया, कोई देखने नहीं आया, कोई उससे इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, कोई उससे प्रभावित नहीं हुआ, कोई उससे लाभान्वित नहीं हुआ, तो मेरा सारा पैसा, मेरी एनर्जी सब वेस्ट हो गई, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया ही नहीं पहले। तो सोट एनालिसिस जो है आपके, वो कार्यक्रम से पहले करना चाहिए। आपको पहले ही पता होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। फॉर एग्जांपल तुम अपना लो, तुम टीजीटी का पेपर देने जा रहे हो, आप पीजीटी का पेपर देने जा रहे हो,
तो आप अपना एनालिसिस पहले करोगे या पेपर देने के बाद करोगे? पेपर देने के बाद तो आप इवेल्युएशन करोगे अपना, आप एनालिसिस करोगे, पहले अपने आप को जांचोगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, किस किस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ है, आपकी ताकत क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। फिर आप अपनी वीकनेस को देखोगे कि कहाँ मैं लैप्स कर रही हूँ, कहाँ मैं जो है मेरी वीकनेस है, मुझे टेक्सटाइल में ये चीज़ नहीं आती, मुझे एक्सटेंशन में ये चीज़ नहीं आती। अपॉर्चुनिटीज आप देखोगे, आपको अभी अवसर मिला हुआ है, मौका मिला हुआ है, समय मिला हुआ है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं पढ़ने के लिए। और थ्रेट्स मतलब आप पढ़ नहीं रहे, आप मस्ती में घूम रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हो। खतरा पैदा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो इसको बोलते हैं सोट एनालिसिस। सोट एनालिसिस जो है आपके, ये स्टूडेंट्स आपके उद्देश्य प्राप्ति में, इसमें दो चीजें आपको उद्देश्य प्राप्ति में मदद करती हैं और दो चीजें आपके उद्देश्य प्राप्ति में नुकसान पहुंचाती हैं। इसमें दो चीजें आपकी आंतरिक रूप में होती हैं, मतलब आपके अंदर निहित होती हैं, और दो चीजें आपके बाह्य वातावरण से प्रभावित होती हैं, या आप बोल सकते हो वातावरण के गुण होते हैं ये। इसको आप ऐसे समझिए, बहुत ध्यान से देखिए ये चीज, इधर देखिए आप लोग, उद्देश्य प्राप्ति में मददगार, इसको सोट को आप ऐसे लिखेंगे SWOT, ठीक है। तो आंतरिक गुण क्या है आपके? आंतरिक गुण है आपकी शक्ति और वीकनेस, ये लिखा है ना, आपके गुण, आपके आंतरिक गुण, आपकी शक्तियां, आपको पता है कि मेरे ये टॉपिक क्लियर है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी वीकनेस भी आपको पता है कि मेरे ये टॉपिक अभी क्लियर नहीं है। वहीं बाह्य गुण क्या है? बाह्य गुण आपको अभी मौका मिला हुआ है, आपके पास मौका है, समय है, बाहर से तो मिल रहा है आपको मौका और समय, आपको टीजीटी का फॉर्म आपको भरने को मिला, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपको टाइम मिला है पढ़ाई करने का, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप नहीं पढ़ रहे, आप कंफ्यूज्ड हो, तो ये आपने लिए अपने लिए क्या पैदा कर लिया है? खतरा। ये क्या पैदा कर लिया? खतरा। तो आंतरिक गुण क्या है? स्ट्रेंथ और वीकनेस, और बाह्य गुण क्या हो सकते हैं? मौके और खतरे। वहीं लक्ष्य को प्राप्त करने में, उद्देश्य को प्राप्त करने में मददगार क्या होंगे? स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी। समझ में आ रहा है आपको? मेरी बात समझ में आई? उद्देश्य को प्राप्ति में मददगार क्या होंगे? आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो ताकत है, आपके जो सब्जेक्ट तैयार हैं, वो आपको लक्ष्य प्राप्त करने में हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको मौका मिला हुआ है तो आप पढ़ेंगे, आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है? वहीं अगर हम बात करेंगे उद्देश्य को प्राप्त करने में नुकसान हो सकता है मुझे किस किस चीज से? जो मेरी वीकनेस है, मेरी वीकनेस है कि अभी मेरा ये सब्जेक्ट तैयार ही नहीं है, मैंने उसको खोल के ही नहीं देखा, और 1-2 महीने बाद मेरा एग्जाम है, तो मेरी वीकनेस मुझे पता है ना, तो ये मेरी उद्देश्य प्राप्ति में मेरे लिए रुकावट बन सकता है कि नहीं बन सकता है? और थ्रेट्स, मैं पढ़ ही नहीं रही, मैं पढ़ती ही नहीं, मैं सारा दिन लेटी हूँ, टीवी देख रही हूँ, या मेरा मन ही नहीं कर रहा है, मुझे आलस आ रहा है, नींद आ रही है, तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब अपने लिए खतरा तो पैदा कर रहे हैं, थ्रेट्स तो है, ये रुकावटें तो हैं मेरे लिए, तो ये नुकसान दे सकते हैं आपके उद्देश्य प्राप्ति में। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि सोट एनालिसिस क्या होता है। स्ट्रेंथ और वीकनेस मेरे अंदर से है, जबकि अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स बाह्य गुण हैं। लेकिन वहीं पर स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज हमें उद्देश्य प्राप्ति में हेल्प करते हैं, जबकि वीकनेस और थ्रेट उद्देश्य प्राप्ति में नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसे बोलते हैं सोट एनालिसिस। ये आपके कार्यक्रम से पहले प्रसार कार्यकर्ता को या कोई भी संगठन करता है। क्यों? वो अपनी स्ट्रेंथ देखता है, वो अपनी वीकनेस को देखता है, वो मौके देखता है कि अभी हमें मौका मिला हुआ है, और अगर वो उस मौके का फायदा नहीं उठाएगा तो उसको उसके लिए खतरा और रुकावट भी पैदा हो सकती है। ये कार्यक्रम से पहले कर लेना चाहिए, सिचुएशन को एनालाइज कर लेना चाहिए, सोट एनालिसिस कर लेना चाहिए, जिससे कि जब आप कार्यक्रम करें तो वो आपका सफल हो, लोग उससे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो, उनको बेनिफिट मिले, लोगों को इन्फ्लुएंस्ड हो, लोग आपसे प्रभावित हो, और लोगों की समस्याओं का निवारण हो, ग्राम का, आपके गांव का, या किसी भी समुदाय का जिसमें आप कार्यक्रम नियोजन करना चाहते हैं, उसका उत्थान हो सके। इसके लिए सोट एनालिसिस करना चाहिए। क्लियर है? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम यहां तक सोट एनालिसिस में? सोट का अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या होती है फुल फॉर्म? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब होते हैं खतरा। ये लिखे हैं सब, खतरे, मौके, कमजोरी, शक्ति, आपके गुण हैं। अगर आपसे पूछा जाए सोट एनालिसिस में आंतरिक गुण कौन से हैं, तो कौन से होते हैं आंतरिक गुण? आपकी शक्ति और आपकी कमजोरी। और वहीं बाह्य गुण जो आपको बाहर से प्रभावित करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या खुद को, स्वयं को, तो वो है आपके मौके और खतरा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट की। बिल्कुल लास्ट आ चुके हैं हम, रूरल डेवलपमेंट, गांव के विकास की।
तो गांव के विकास की ही बात कर रहे हैं हम, इतनी देर से एक्सटेंशन में गांव के विकास की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम फाइनली उन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, उन लोगों की बात करेंगे, उन संस्थाओं की बात करेंगे जो आपके गांव के विकास के लिए काम कर रही हैं, गांव के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही हैं, अर्थात उन्हें पेयजल पिला रही हैं, स्वच्छ जल पीने को दे रही हैं, सड़कें डाल रही हैं, आवास दे रही हैं, इसके अलावा क्या कर सकती हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही हैं, अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं, महिलाओं बच्चों के लिए काम कर रही हैं, अर्थात सर्वांगीण विकास के लिए जो संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, राष्ट्रीय संस्थाएं जो काम कर रही हैं, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, तो आपके कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी काम करते हैं गांव के विकास के लिए, क्योंकि गांव में भी महिलाएं रहती हैं, गांव में भी बच्चे रहते हैं, गांव में भी लोग रहते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो आपके काम करते हैं, अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि ये केवल और केवल ग्रामीण विकास की बात करते हैं, लेकिन ये संगठन हेल्प करते हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, हेल्थ में आपके हेल्प करते हैं ये। तो स्वास्थ्य जो है ये आपके एक एक्सटेंशन का ही तो बहुत बड़ा पार्ट है, उसको अलग यूनिट में बना दिया है, तो हम अलग यूनिट में उसको पढ़ेंगे। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में तो यूनिसेफ आप सबको पता है क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ शिशु निधि है आपके। पहले इसको आपके यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड बोला जाता था। ठीक है, लेकिन 1953 में इसमें जो है आपके क्या किया गया, इसमें आपके अमेंडमेंट किया गया, सुधार किया गया, और अब केवल ये जो है आपके संयुक्त राष्ट्र मतलब इंटरनेशनल इमरजेंसी शब्द इसमें से निकाल दिए गए, और अब ये केवल आपके रह गया है संयुक्त राष्ट्र संघ शिशु निधि रह गया है। लेकिन इसे हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में आज भी यूनिसेफ ही बोलते हैं, लेकिन इसकी जो अब फुल फॉर्म हो गई वो क्या हो गई है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्या हो गई है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स। और ये जो संस्था है इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। यहाँ से प्रश्न आपसे बनता है कब हुई थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है इसकी स्थापना आपके हुई थी। क्लियर है, समझ में आ गया? यूनिसेफ भारत में ये कब से कार्यरत है, तो भारत में ये 1949 से जो है ये वर्किंग है। हालांकि आपसे सिंपल इतना पूछा जाता है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो 1946 में हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ के उद्देश्य क्या है? यूनिसेफ मेनली बच्चों के लिए काम करती है, बच्चों के सर्वांगीण विकास संबंधी काम करता है। ये बच्चों की स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, बच्चों के पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समझ में आ रहा है? इसके अलावा ये प्रशिक्षण कार्यक्रम देता है, मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है यूनिसेफ, अपंग बच्चों की सहायता करती है, पोषण संबंधी कार्यक्रम भी चलाती है, परिवार कल्याण से संबंधित कार्यक्रम भी चलाती है, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति भी कराती है, स्वास्थ्य सेवाएं भी देती है, और माता एवं शिशु कल्याण और ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित भी काम आपके यूनिसेफ करती है। तो ये आपके एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया सब कुछ? ठीक है, यूनिसेफ के बारे में। WHO की बात कर लेते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना आपकी हुई थी, इसलिए हम 7 अप्रैल को आपके विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये जन स्वास्थ्य की बात करता है। मेनली 8 क्षेत्रों में जो है आपके WHO काम करता है। 8 क्षेत्रों में, वो कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं इसके? माता और शिशु के स्वास्थ्य के लिए काम करता है ये, पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए काम करता है, नर्सिंग के लिए काम करता है, जन शिक्षा के लिए काम करता है, जन स्वास्थ्य के लिए काम करता है, पोषण, व्यवसायिक शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपके WHO कार्यरत है। क्लियर हो गया सबको क्लियर है? इसके अलावा आपके केयर की बात होती है। केयर की फुल फॉर्म क्या है आपके? सब लोग बताइए। कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। ये आपके एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गैर सरकारी गैर सांप्रदायिक संस्था है। ये भी जो है आपके, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। ठीक है, 1946 में भी इसकी स्थापना की गई थी, और भारत में ये 1950 से कार्यरत है। भारत में कब से कार्यरत है? 1950 से कार्यरत है। ये आपकी चिकित्सीय उपकरण है, एक्सरे मशीन्स है, विटामिन मिनरल्स की गोलियां हैं, कृषि कार्य के लिए सामान है, बीज पंप, ये सब ये हेल्प करती है। समझ में आ गया? तो केयर भी आप जानते हैं। एंड हम फाओ की बात करेंगे तो फाओ है आपके फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1945 में आपके हुई थी। यह भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि आपके
पोषण के लिए, पोषण विज्ञान की शिक्षा के लिए, और इसके अलावा बहुत सारे जो है लक्ष्यों को निर्धारित करता है न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो ये 4 संस्थाएं तो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मतलब हर जगह पे काम करती हैं, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में ये काम करती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इनके बारे में आप पढ़िए, आपके सबके पास इसके प्रॉपर नोट्स हैं, आप लोग आराम से पढ़िए। हमने ईयर्स को डिस्कस कर लिया है। 1946 में आपके यूनिसेफ, 1948 में आपके WHO, केयर हो गई 1945, इसके अलावा 1945 है 1946 है 1946 है आई थिंक केयर की भी, है ना। और इसके अलावा क्या है आपके, एक बार क्लियर कर लेना, केयर की 1945 है या 46 है, और फाओ की आपके 1945 है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स अब भारत में जो है हमारे फ्रीडम से पहले भी बहुत सी योजनाएं थी जो काम कर रही थी गांव के विकास के लिए, और फ्रीडम के बाद भी मतलब स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सी योजनाएं बनी हैं और आज तक बन रही हैं जो गांव के विकास के लिए काम करती हैं। गांव क्या, पूरे भारत समाज के लिए काम करती हैं, क्योंकि भारत की 60% पॉपुलेशन तो गांव में ही निवास करती है, तो संपूर्ण भारत ही आ गया उसमें। ठीक है, तो वहां पे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह योजना कब आई, तो उसकी हम बात करेंगे। तो स्वतंत्रता से पूर्व मतलब फ्रीडम से पहले गांव के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं थी आप सब देखेंगे यहाँ पर। वित्त प्रारंभकर्ता और शुरू वर्ष के साथ मैंने यहाँ पे नोट किया है। आदर्श ग्राम योजना आई जिसको शुरू किया था सर डेनियल हैमिल्टन ने 1903 में। श्री निकेतन योजना आई रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1920 में। देखो ये जो डेट्स हैं ये आप लोग देख लेना, मुझे भी बताना, मैंने बहुत ढूंढने के बाद ये जो डेट्स हैं ये लिखी हैं यहाँ पर। अलग अलग बुक्स में अलग अलग होती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए, तो आप लोग देखना एक बार। ठीक है, गुड़गांव परियोजना आपके FL ब्रायन है या ब्रेनी है 1920 में। सेवाग्राम परियोजना आपके महात्मा गांधी जी हैं 1920 में। मार्थंडम योजना है डॉक्टर स्पेंसर हेच के द्वारा 1928 में। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, PGT में सबसे ज्यादा बनते हैं। ठीक है, बड़ौदा ग्राम पुनर्निर्माण योजना BT कृष्णाचारी 1932। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान राज्य सरकार द्वारा 1942, और इंडियन विलेज सर्विसेज WH विश्र के द्वारा 1945 में आया। इसके अलावा फिरका विकास योजना है जो कि मद्रास सरकार के द्वारा 1946 में आया। तो ये सब आपके 1947 से पहले की योजनाएं हैं जो गांव के विकास के लिए बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। गांव के विकास के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन कौन सी योजना आई, तो बहुत सारी हैं। मैंने यहाँ पर केवल 3 लिखी है क्योंकि बाकी मैं सब बताऊंगी, मैं थक गई थी लिखते लिखते। इटावा अग्रगामी योजना जो कि भारत सरकार के द्वारा 1948 में आई। नीलखेड़ी परियोजना जो कि SK डे के द्वारा आई 1948 में। सामुदायिक विकास परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर बार आपसे पूछा जाता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1952। आगे चलिए, अब आप लोग बताते चलिए, बहुत सारी योजनाएं हैं, बताते चलिए। जैसे आपके निन की स्थापना हुई है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन 1959। इसके अलावा आप बताते चलिए। CFTRI है, सब लोग बताते चलिए, सबका रिवीजन होगा। CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 मैसूर, जो कि आपके बाल आहार, माल्ट आहार और MPF तैयार करता है। इसके अलावा निन हो गई, राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो कि इस समय आपके हैदराबाद में है, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। ठीक है, और बताइए। द्वाकरा लिखिए फटाफट से सब लोग। हाँ, द्वाकरा है, द्वाकरा आपसे पूछा जाता है, द्वाकरा आपके 1982। और बताइए। ट्राइसेम हो गया, ट्राइसेम आपके 1979। ये सब आपके जो हैं गांव के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ICDS लिखिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, वेरी गुड। इसके अलावा आपकी क्या आ जाएगा, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975, नाबार्ड 1982, जवाहर रोजगार योजना आपसे पूछी जाती है, जवाहर रोजगार योजना 1989, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। इसके अलावा आपके मनरेगा के बारे में आपको पता है, 4 आपको याद रखनी है। सबसे पहले इसका जो है 2005 में इसका अधिनियम पारित हुआ, फिर 2006 में ये जो है आपके आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में नरेगा के नाम से हुआ।
देन फिर इसको क्या करा गया, आपके 2007 को छोड़ के 2008 में संपूर्ण भारत में हुआ, 2009 में आई थिंक इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो वो पूरी हम बात मनरेगा की कई बार कर चुके हैं। 100 दिन का जो रोजगार गारंटी है वो कौन देता है, मनरेगा देती है। इसके अलावा लिखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000, अंत्योदय अन्न योजना 2000, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001, राष्ट्रीय पेयजल योजना 1986, राष्ट्रीय पेयजल योजना जो कि स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कर रही है, इसी को आपके राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल योजना कहते हैं। 1991 में इसको राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल योजना में कन्वर्ट कर दिया गया। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम लास्ट ईयर पूछा गया था, आई थिंक 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011। ये सब आपके हो गए हैं। और भी बहुत से प्रोग्राम हैं। कहाँ तक कितने आप लिखेंगे, जितने आप लिख सकते हैं आप लिखिए, बस आपको ध्यान रहना चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम्स हो गए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपने पढ़ लिए, प्रोग्राम्स पढ़ लिए, जो कि प्रसार शिक्षा में गांव के उत्थान के लिए हर उसमें बात कर रहे हैं, हर एरिया में, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो सड़क की व्यवस्था हो, चाहे वो महिलाओं बच्चों की व्यवस्था हो, हर व्यवस्था की, हर एरिया की, मतलब सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। तो आई होप वीडियो स्टूडेंट्स आपको पसंद आया होगा। ये दिस इज फ्रॉम माय साइड, ये लास्ट है मेरी तरफ से एक्सटेंशन एजुकेशन में। एक्सटेंशन एजुकेशन में मुझे वैसा नहीं लगता कुछ भी जो आपको पढ़ाना है या बच गया है आपको पढ़ाने के लिए। सिर्फ एडगर डेल का जो एक्सपीरियंस कोन ऑफ लर्निंग है वो मैं बता दूंगी अलग वीडियो में, और बाकी सब प्रोग्राम्स एंड प्लानिंग्स को तो मैं कई बार आपको पढ़ाऊंगी, लास्ट में दूंगी। बिल्कुल जबरदस्त वीडियो आपको मिलेगा, जैसे लास्ट ईयर मिला था, उसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले थे। ऐसे ही देते रहेंगे और रिवीजन करते चलेंगे। हाँ, बहुत सारे अभियान है, आप लिख लीजिए। स्वच्छ भारत अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, कितने अभियान की बात तो हम कर चुके हैं, महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित, तो वो सब आप लिख लीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर माई चैनल। एंड स्टूडेंट्स फीडबैक ज़रूर दे देना अच्छा सा, अगर आपको कम्युनिकेशन हमारे बीच में गुड रहा है तो। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं रैप अप कर रही हूँ। ये मेरी तरफ से एक्सटेंशन एजुकेशन आपका कंप्लीट हो गया है। दिस इज फ्रॉम माय साइड। नाउ मैं रैप अप कर रही हूँ। बाय बाय स्टूडेंट्स।